हेलो गाइस, वेलकम टू द नीट स्पार्क। आई एम सुनील माचरा चौधरी, थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट फ्रॉम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। और आज अपन इस माइंड मैप सीरीज का अगला लेक्चर देखने जा रहे हैं, जिसके अंदर अपन पढ़ने वाले हैं वर्क और एनर्जी, सेंटर ऑफ मास और कोलिजन। तीनों को एक ही शॉट में 1 घंटे 20 मिनट लगभग का ये लेक्चर होने वाला है। और हाँ, एकदम धुआं उड़ा देने वाले, एक भी कंसेप्ट, एक भी थ्योरेटिकल पॉइंट, एक भी फॉर्मूला, एक भी ट्रिक मैं नहीं छोड़ने वाला हूं। कंप्लीट एनसीईआरटी कवर्ड। आपने जितना भी जहां भी थ्योरेटिकल या फिर फॉर्मूले पढ़े होंगे, सब कुछ इसमें कवर्ड है। डायग्राम कवर्ड है, ग्राफ्स कवर्ड है। बस आप लोगों को वीडियो को एंड तक देखना है। इसके बाद जाकर के मेरे जो टेलीग्राम चैनल पर नोट्स हैं, उन नोट्स को पढ़ लेना है। यही नोट्स होंगे, उनको रिवाइज कर लेना है। उसके बाद बस पीवाईक्यू कर लीजिए, दैट्स इट। मतलब आपको 1 घंटा लेक्चर में लगेगा, आधा घंटा नोट्स रिवीजन में, और 1 घंटा आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस में। 2.5 घंटे में तीनों चैप्टर कंप्लीट। और लगभग वर्क पर एनर्जी 2 सवाल और एक सवाल सेंटर ऑफ मास कोलिजन, यानी कि लगभग 4 सवाल यहां से आपको देखने को मिलेंगे। और ये सवाल आपके आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो क्या शुरू किया जाए कारवा? वर्क पावर एनर्जी के साथ अपन शुरू करेंगे, उसके बाद सेंटर ऑफ मास पढ़ेंगे, उसके बाद अपन कोलिजन पढ़ेंगे, सब चीज डिटेल में अच्छे से। तो आइए, जो मेरे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और आप लोग नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी मैंने वहां अपलोड कर दिए, वो भी आप सॉल्व कर सकते हैं। 45 क्वेश्चन मैंने अपलोड कर रखे हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं वर्क और एनर्जी। वर्क और एनर्जी के अंदर सबसे पहले वर्क पढ़ेंगे, उसके बाद पावर, उसके बाद एनर्जी। ठीक है, आइए शुरू करते हैं कारवा। सबसे पहले बात करते हैं वर्क की। किसकी बात करते हैं? वर्क की। वर्क क्या होता है? बिल्कुल, सबसे पहले अपन वर्क की बात करेंगे। वर्क क्या होता है उससे पहले एक बार पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। बिल्कुल कर लिया। ठीक है, वर्क क्या होता है? वर्क एक्चुअल में मैं वर्क किसको बोलूंगा? वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन द फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी डिस्प्लेसेस द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इन एनी डायरेक्शन एक्सेप्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन थ्रू ए सर्ड। इस बॉडी के ऊपर मैंने एक फोर्स लगाया, तो जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, अगर वो डिस्प्लेस होता है, एस डिस्प्लेसमेंट या कोई भी थोड़ा भी ये डिस्प्लेस होता है, तब यहां कहा जाएगा कि यहां पर वर्क डन हुआ है। ठीक है, तो वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन द फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी डिस्प्लेसेस द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इन एनी डायरेक्शन। चाहे इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस करे, चाहे इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस करे, इसमें पॉजिटिव वर्क होगा, इसमें नेगेटिव वर्क होगा। लेकिन अगर परपेंडिकुलर फोर्स कोई डिस्प्लेस करता है, तो उस केस में जो वर्क डन होगा वो 0 होगा। यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 नहीं होना चाहिए, तभी वर्क आपको शो होगा। ठीक है, अब वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है बिल्कुल, और इसकी ऐसा यूनिट जो होती है वो जूल होती है। इसकी जो डायमेंशन होती है, देखिए कोई भी एनर्जी हो, आपको डायमेंशन हमेशा, कोई भी फोर्स हो आपको डायमेंशन क्या मिलेगी, कोई भी एनर्जी हो आपको डायमेंशन क्या मिलेगी, बता देता हूं। देखिए, कोई भी फोर्स हो, आपको जो डायमेंशन मिलने वाली है, कोई भी फोर्स, उसकी जो डायमेंशन मिलती होती है MLT-2। और कोई भी एनर्जी हो, वर्क हो, उसके लिए आपको जो डायमेंशन मिलेगी वो मिलेगी ML²T-2। ये दोनों याद रखें। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा और एनर्जी दे रखी है, तो आप डायमेंशन सीधा यही लगा देंगे। समझ गए? नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसकी ऐसे यूनिट की। ऐसे यूनिट जूल होती है। डायमेंशन समझ में आ गए। जो वर्क डन है वो किस पर डिपेंड करता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर, कि आपने रेफरेंस किसको लिया है, उस पर डेफिनेटली वर्क डन डिपेंड करेगा। नेक्स्ट मैं बात करूंगा कि एक कांस्टेंट फोर्स के द्वारा कितना वर्क डन होता है। देखिए, मैंने बोला ये कांस्टेंट फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो इसके 2 कंपोनेंट होंगे। मैंने थीटा डायरेक्शन, थीटा एंगल पर 2 फोर्सेज लगाए, मतलब एक फोर्स लगाया एफ थीटा उस पे एंगल पे, तो इसके 2 कंपोनेंट होंगे, एक तो एफ कॉस थीटा और एक एफ साइन थीटा। डिस्प्लेसमेंट किधर के डायरेक्शन में हुआ? इस डायरेक्शन में हुआ। तो मुझे बताइए, जो साइन थीटा है वो इस डिस्प्लेसमेंट के 90 डिग्री पर है, और 90 डिग्री का जो वर्क का कंपोनेंट होता है उसकी वजह से वर्क डन नहीं होता है। तो यानी वर्क डन के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा सिर्फ एफ कॉस थीटा। यानी मैं वर्क को सीधा सीधा लिख दूंगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का कौन सा कंपोनेंट? एफ कॉस थीटा वाला, और साथ में डिस्प्लेसमेंट। अब मान लो कभी कभार क्या होता है कि फोर्स तो मैं, चलो देखो ऐसा करते हैं, अब फोर्स तो मैं इस डायरेक्शन में लगा रहा हूं, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो गया। तो इस डिस्प्लेसमेंट का जो थीटा वाला कंपोनेंट होगा, यानी इस केस में जो वर्क डन होगा वो होगा एस कॉस थीटा इंटू एफ। तो बात सेम ही पड़ी, देखो एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा। तो वर्क डन क्या होता है? एफ एस कॉस थीटा। वर्क डन का फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास एफ एस कॉस थीटा, और जब एफ एस कॉस थीटा लिखते हैं उसको अपन लिखते हैं डॉट प्रोडक्ट, यानी एफ डॉट एस का डॉट प्रोडक्ट होता है वर्क। ठीक है, अब मैं बात करूं यहां पर, अगर मैं इसको थ्योरेटिकली लिखूंगा तो मैं लिखूंगा कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट, और इसको मैं लिखूंगा कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इनटू फोर्स। ठीक है, ये आपको, ये थ्योरेटिकल अगर आपको याद रहेगा तो आपको कैसा भी क्वेश्चन आ जाए वर्क के ऊपर, मतलब वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स के ऊपर, तो आप सॉल्व कर पाएंगे। बिल्कुल। नेक्स्ट बात करते हैं नेचर ऑफ वर्क डन, कि वर्क कैसा डन हुआ, पॉजिटिव वर्क है
क्या नेगेटिव वर्क है। पॉजिटिव वर्क कब होगा, जब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों लगभग सेम डायरेक्शन में होंगे, यानी जो थीटा होगा वो 90 से कम हो या फिर 0 से बड़ा हो या फिर 0 डिग्री हो। 0 डिग्री होगा तो इधर ही फोर्स और इधर ही डिस्प्लेसमेंट, तब तो पॉजिटिव वर्क आएगा ही। वो कितना आएगा, एफ आएगा, क्योंकि वर्क डन होता है एफ एस कॉस थीटा और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो उस केस में वर्क हो जाएगा एफ एस। ठीक है, अब अगर थीटा 90 डिग्री से कम है, मतलब ये जो 90 डिग्री 90 डिग्री पे तो वर्क कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन अगर थीटा 90 डिग्री से कम रखेंगे तो आपको पॉजिटिव वर्क मिलेगा। वही अगर थीटा 90 डिग्री से बड़ा होगा, 180 डिग्री से छोटा होगा, तो आपको जो वर्क मिलेगा वो नेगेटिव वर्क मिलेगा, यानी माइनस में मिलेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो फोर्स है वो उल्टी डायरेक्शन में लग रहा है डिस्प्लेसमेंट के। तो जब भी डिस्प्लेसमेंट दूसरी डायरेक्शन में हो रहा है, फोर्स दूसरी डायरेक्शन में लग रहा है, तो उस केस में जो वर्क आता है वो नेगेटिव वर्क आता है। और डिस्प्लेसमेंट और फोर्स की डायरेक्शन अगर सेम है, उस केस में जो वर्क होगा वो पॉजिटिव वर्क होगा। नेक्स्ट बात करते हैं जीरो वर्क कब होता है। जीरो वर्क 3 केसेज में हो सकता है। वर्क डन बिकम जीरो ओनली फॉर 3 कंडीशन, सिर्फ और सिर्फ 3 कंडीशन ही ऐसी कंडीशन है जब वर्क जीरो हो सकता है। कब कब, या तो मैंने इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगाया और कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ, यानी जब एस जीरो है, डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ, तो वर्क जीरो हो जाएगा। इफ देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट देन वर्क जीरो। अब दूसरी चीज कि मैंने इसके ऊपर फोर्स ही नहीं लगाया, फोर्स ही जीरो कर दिया, तब भी तो वर्क जीरो होगा। या फिर तीसरा केस, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों परपेंडिकुलर हो जाए, तब भी वर्क डन जीरो होगा। ये मैंने पहले ही बता दिया आपको कि जब देखिए वर्क डन क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा। अब मुझे बताओ, अगर मैं थीटा को 90 रख दूंगा तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। तो उस केस में अपने को कितना मिलेगा, वर्क डन जीरो मिलेगा। कब, जब थीटा अपने पास हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये सीन याद रखना है कि जब थीटा 90 हो जाएगा या फिर वर्क डन जीरो, फोर्स जीरो हो जाएगा या डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, इन 3 केस में ही जीरो वर्क अपने को मिलने वाला है। देखिए मैंने जीरो वर्क की कंडीशन भी बता दी, मतलब आप लोग कितना बेसिक से मैं आप लोगों को खींच के लेके जा रहा हूं, बिल्कुल एकदम बेसिक जीरो से उठा रहे हैं, एडवांस तक जा रहे हैं, मतलब सारी चीजें मैं कवर करवा रहा हूं आपको इस लेक्चर के अंदर। आपको जस्ट लेक्चर को एंड तक देखना है। देखिए वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स अपन ने पढ़ा, कितना आया था, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स आया था एफ डॉट एस। ठीक है, और इसको मैं लिख सकता था एफ एस कॉस थीटा। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं वेरिएबल फोर्स के थ्रू वर्क डन देख रहा हूं। तो वेरिएबल फोर्स से वर्क डन कितना होता है, वो होता है, ऐसे आप याद रखें कि वेरिएबल फोर्स से जो वर्क डन होता है वो होता है W बराबर एफ डॉट डी एस। ठीक है, ये होता है वेरिएबल फोर्स। जब भी फोर्स वेरिएबल होगा, मतलब फोर्स क्या है, फोर्स मतलब डिस्प्लेसमेंट या फंक्शन में दे रखा होगा, ठीक है, तब ये वेरिएबल फोर्स होगा। और उस वेरिएबल फोर्स को मैं जब यहां रख के इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, वर्क मिल जाएगा। तो ये वाला फॉर्मूला आपको वर्क का याद रखना है, बाकी पंचायत नहीं देखनी है, बस ये वाला फॉर्मूला आप लोग याद रखें कि वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स कितना होता है, एफ डॉट डी एस। अब 3 डायरेक्शन होती है, डिस्प्लेसमेंट तो एक्स डायरेक्शन में भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन में भी हो सकता है, और डिस्प्लेसमेंट जेड डायरेक्शन में भी हो सकता है। लेकिन उनका जैसे एक्स डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा इनटू डिस्प्लेसमेंट, प्लस वाई डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा इनटू डिस्प्लेसमेंट, जेड डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी वर्क का जो फॉर्मूला था एफ डॉट डी एस, उसको मैं एक्सपेंड कर दूंगा तीनों डायरेक्शन में, तो मुझे क्या 3D वर्क मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। तीनों डायमेंशंस का वर्क मेरे पास आ जाएगा ऐसे केस में। समझ गए आप लोग। नेक्स्ट बात करते हैं एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। देखिए मैंने बोला वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है इंटीग्रेट एफ डॉट डी एस। ठीक है, ये पढ़ा आपने। तो मुझे बताओ, मैंने जब भी इंटीग्रेशन बोला है, जब मैंने डिफरेंशिएशन बोला है, तो मैंने स्लोप की बात की है ग्राफ के लिए, लेकिन जब भी मैंने इंटीग्रेशन बोला है, मैकेनिक्स में यही पढ़ रहे हैं, जब मैं इंटीग्रेशन की बात कर रहा हूं तो एरिया अंडर कर्व की बात हो रही है। तो जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का जो एरिया अंडर कर्व होगा वो मैं क्या देगा, वर्क डन बाय द बॉडी। तो यही लिखा हुआ है कि एरिया अंडर फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ गिव्स अस द वर्क डन। ठीक है, वो क्या देगा, वर्क डन देगा। मान लीजिए मैं एक ग्राफ बनाता हूं आपके सामने, राजाओं, मैंने एक ग्राफ बनाया आपके सामने, देखिए इस तरीके का मैंने एक ग्राफ बनाया। इसके अंडर का जो एरिया अंडर कर्व है W1 है, इसके अंदर एरिया W2 है, इसके अंदर W3 है। तो मुझे नेट वर्क डन कितना मिलेगा, एरिया अंडर द कर्व कितना हो गया W1, एरिया अंडर द कर्व कितना हो गया माइनस W2, एरिया अंडर द कर्व कितना हो गया प्लस W3। तो आपको W1 माइनस W2 प्लस W3 वर्क डन इस केस में मिल जाएगा। समझे क्या, एरिया अंडर द कर्व बहुत आसान सी बात है यार, इसमें कुछ ज्यादा गणित है नहीं, समझे। तो बहुत मतलब आसान सी तो नहीं है, लेकिन आपको आसान लग रही होगी क्योंकि मैं पढ़ा बहुत आसान तरीके से रहा हूं, ताकि सबके दिमाग में फिट हो जाए। चाहे बच्चा रिवीजन कर रहा है तो भी उसके दिमाग में फिट हो जाए, चाहे बच्चा जीरो से स्टार्ट करके इस चैप्टर को पहली बार पढ़ रहा है
तो भी उसको समझ में आ जाएगा, क्योंकि इस लेक्चर में सिर्फ उतनी ही चीज़ें पढ़ाई गई है जितनी जरूरी है, इसके अलावा कुछ नहीं। देखिए कंजर्वेटिव फोर्सेज और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज में कितने प्यार से डिफरेंस लिख के लाया हूँ, बस इन डिफरेंसों को ध्यान रखना है और दोनों फोर्स आपके क्लियर हो जाएंगे। देखो कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा होता है? कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होता है जिसका जो वर्क डन होता है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता, वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करेगा। मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रोस्टैट के अंदर बताया था कि इलेक्ट्रोस्टैट के अंदर जो वर्क डन है वो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पर ही डिपेंड कर रहा है, चाहे मैं इधर से जा रहा हूं, चाहे मैं इधर से जा रहा हूं, चाहे मैं इधर से जा रहा हूं। वर्क डन तीनों केसेज में क्या होगा? कंजर्वेटिव फोर्सेज के लिए तीनों केसेज में आपको सेम मिलेगा, W1 इजिकल्स टू W2 इजिकल्स टू W3। तीनों केसेज में आपको वर्क डन सेम मिलेगा। क्यों? क्योंकि वर्क डन फॉर द कंजर्वेटिव फोर्सेज डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेज के लिए। वाइल फॉर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज W1 W2 W3 आर नॉट इक्वल, W1 W2 W3 आर नॉट इक्वल। यहां पर जो कंजर्वेटिव फोर्सेज हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेज के लिए वर्क डन डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ टेकन, ये सिर्फ और सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पर ही डिपेंड करता है राजाओं। समझे क्या? अब नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर ये पाथ पर डिपेंड नहीं करता है तो अगर मैं क्लोज्ड पाथ ले लूंगा तो वर्क डन जीरो हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा साहब, क्योंकि यहां पर जो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन है वो दोनों ही अगर सेम हो जाएगी तो ऑब्जेक्ट जहां गया था वहीं वापस आ गया। तो आप लोगों ने, मैं वहां पे भी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में भी पढ़ाया था कि अगर आप घर से निकले हैं और वापस घर पर ही आ गए तो आपका नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। यही सेम केस कंजर्वेटिव फोर्सेज के केस में भी है कि अगर मैंने क्लोज्ड लूप के अंदर वर्क डन देखूंगा तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो है, तो वर्क डन भी मुझे क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा। ठीक है। अब वही इस केस में देखो, यहां पर वर्क डन इन क्लोज पाथ जीरो नहीं होगा, क्योंकि यहां पर वर्क डन पाथ डिपेंडेंट है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का जो वर्क डन होता है वो पाथ डिपेंडेंट होता है, इसकी वजह से यहां पर क्लोज पाथ में जीरो नहीं होता है। वही मैं बात करूं, यहां पर जो वर्क डन है वो कंप्लीटली रिकवरेबल है। यहां पर वर्क डन को अपन रिकवर कर सकते हैं, वाइल यहां पर अपन वर्क डन को रिकवर नहीं कर सकते हैं। यहां पर देखिए, यहां पर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है। मैकेनिकल एनर्जी कौन सी हो गई? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। कंजर्वेटिव फोर्सेज के केस में ये दोनों कंजर्व रहेगी, मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी का जो सम है वो फाइनल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी के सम के बराबर होगा, यानी मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन होगा। लेकिन वही अगर मैं इधर बात करूं, यहां पर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी, क्योंकि नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज है। इसका ये कंजर्व रहती है इसलिए इसका नाम कंजर्वेटिव फोर्सेज है, जबकि यहां कंजर्व नहीं रहती है, इस वजह से ही इसका नाम नॉन कंजर्वेटिव है। समझ गए क्या? अब सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेज के लिए ही डिफाइन की जाती है। जो पोटेंशियल एनर्जी है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अपन इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, अपन ग्रेविटेशन में पढ़ते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ इन्हीं फोर्सेज के लिए डिफाइंड है, क्योंकि ये सब कंजर्वेटिव फोर्सेज है। तो पोटेंशियल एनर्जी can be defined only for conservative forces, while for non conservative forces potential energy can't be defined। तो साहब नॉन कंजर्वेटिव और कंजर्वेटिव के एग्जांपल मिल जाते तो मजा आ जाता। बिल्कुल, देखिए आप लोगों ने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी सुना होगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स किसका? कंजर्वेटिव का एग्जांपल हो गया। आपने स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी सुना होगा, तो स्प्रिंग फोर्स क्या हो गया? कंजर्वेटिव। आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सुना होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, तो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस में आ गया? कंजर्वेटिव फोर्सेज में। वही मैं बात करूं नॉन कंजर्वेटिव में, क्या आपने फ्रिक्शन पोटेंशियल एनर्जी सुना? नहीं सुना, तो फ्रिक्शन फोर्स कैसे आ गया? आपने विस्कस पोटेंशियल एनर्जी सुना? नहीं सुना है, तो विस्कस फोर्स किस में आ गया? नॉन कंजर्वेटिव में। तो नॉन कंजर्वेटिव के लिए पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो डिफाइन नहीं होती है। पोटेंशियल एनर्जी कांट बी डिफाइंड, किसके लिए? नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए। चलिए नेक्स्ट मैं बात करूंगा कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में डिटेल के अंदर। आप लोगों को एक चीज याद रखनी है कि कंजर्वेटिव फोर्स पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। वर्क डन बाय इन पाथ 1, वर्क डन इन पाथ 2 और वर्क डन इन पाथ 3 तीनों क्या होंगे? बराबर होंगे। वही मैं बात करूं इसके अंदर जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है, तो इसका जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेज, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ये कितना होता है? माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ यू फाइनल, माइनस ऑफ यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है।
ठीक है, तो यहाँ आप देखें कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स कितना हो गया, माइनस डेल्टा यू यानी यू फाइनल माइनस यू इनिशियल का माइनस। अब इस माइनस को मैं सॉल्व करूंगा तो ये तो हो जाएगा माइनस और ये बन जाएगा प्लस, यानी यू इनिशियल माइनस यू फाइनल विल बी द फाइनल रिजल्ट। तो इसको आप नहीं याद रखें तो भी चलेगा, बस इतना सा याद रखें कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेज इज नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। शायद ये आप लोगों को मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर पढ़ाया था डिटेल लेक्चर के अंदर, लेकिन अब 1 या 2 दिन के अंदर अंदर ही आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी और कैपेसिटी का तीनों का एक कंबाइंड माइंड मैप मिलने वाला है 2 से 2.5 घंटे 3 घंटे का। उसमें मजा आ जाएगा, एकदम अच्छे से वापस पढ़ा कर लेके आऊंगा, आप लोगों को याद करवा दूंगा सारे फॉर्मूले, सारे कंसेप्ट। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो इस चैप्टर का आता है, क्या, वर्क एनर्जी थ्योरम, WET के बारे में। अब अपन बात कर रहे हैं वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में। बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को PYQ में देखने को मिलेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से आते भी हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि ये है भी बहुत इंपॉर्टेंट। ये क्या कहता है कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज, चाहे वो कंजर्वेटिव हो चाहे वो नॉन कंजर्वेटिव हो, तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये कहता है कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मैंने बोला वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेज तो तुम बोलोगे नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। मैं कहूंगा वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज, तुम कहोगे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज मतलब ऑल मींस ऑल, कोई भी एक्सेप्शन नहीं, ऑल मींस ऑल, सारे के सारे फोर्सेज आने चाहिए, तब वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। यानी वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय नॉर्मल, वर्क डन बाय टेंशन, वर्क डन बाय सूडो फोर्स, वर्क डन बाय सब ETC एक्सेट्रा, सारे के सारे जब जोड़ दोगे तब वो बराबर होगा काइनेटिक एनर्जी के चेंज के बराबर। समझ गए? तो वर्क एनर्जी थ्योरम अपने पास क्या कहती है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत सारे क्वेश्चन देके जाती है। कहती है वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज। आप लोगों को क्वेश्चन दे देगा, उसमें 2-3 फोर्सेज दे देगा, सबसे आप वर्क डन निकालें, उसके बाद वो किसके बराबर हो जाए, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। तो आप देख लेना, उसके अंदर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पूछा है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पूछा है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी पूछा है। तो जो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज है उसको निकाल के आप चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर कर देंगे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मैकेनिकल एनर्जी के कंजर्वेशन के बारे में। मैकेनिकल एनर्जी कब कंजर्व होती है, इसका एक अपने पास कंडीशन होती है कि COMe अपन सिर्फ कब लगा सकते हैं। COMe कब लगा सकते हैं राजाओं, मैं बताता हूं आपको। COMe अपन सिर्फ उस समय लगा सकते हैं, जैसे देखिए COMe कब लगा सकते हैं। COMe का मतलब क्या है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन, मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये होती है मैकेनिकल एनर्जी। तो अपन मैकेनिकल एनर्जी को यहाँ कंजर्व कर रहे हैं। ये क्या कहता है, कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम या बॉडी के लिए इन प्रेजेंस ऑफ एनी कंजर्वेटिव फोर्सेज, मैंने बोला सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेज। मैंने कंजर्वेटिव क्यों बोला, ये फोर्सेज का नाम ही कंजर्वेटिव क्यों है, क्योंकि इसके नाम में देखो कंजर्व आ रहा है, कंजर्वेटिव फोर्सेज कंजर्व, मतलब जो मैकेनिकल एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, यही कंजर्व रहेगी, इस वजह से इसका नाम ही कंजर्वेटिव है। ठीक है, तो इस केस में कंजर्वेटिव फोर्सेज के केस में पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का जो सम होता है वो कंजर्व रहता है, यानी द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जीज एट एनी पॉइंट रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन। पूरे मोशन के दौरान ये कांस्टेंट रहेगा। देखिए काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होगा वो कांस्टेंट रहेगा, यानी कि मैं कह दूं अगर इनका सम कांस्टेंट है मतलब चेंज नहीं हो रही है। देखिए चेंज नहीं हो रही, ना तो काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है, मतलब डेल्टा KE भी 0 है और डेल्टा PE भी 0 है, तो यानी मैं कह दूं कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल, क्योंकि चेंज तो हो ही नहीं रही ना। तो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। तो मुझे बताओ अगर ऐसे लिख दूंगा तो क्या काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल हो जाएगा। तो यही मेरे पास कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी है कि जो इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी थी, इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी वही फाइनल मैकेनिकल एनर्जी के बराबर है, तभी तो मैकेनिकल एनर्जी पूरी कंजर्व्ड है। तो यानी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम यहां होगा वही काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम यहां होगा। हाँ, काइनेटिक एनर्जी चेंज हो सकती है, पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो सकती है, लेकिन इनका सम कभी चेंज नहीं होगा। समझ गए? तो ये है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अपन बात कर रहे थे वर्क डन बाय वेरियस फोर्सेस के बारे में कि जैसे डिफरेंट फोर्सेस होते हैं उनके थ्रू वर्क डन किस तरीके से होता है। सबसे पहले बात करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स की। ठीक है, तो मान लीजिए ये m मास का एक ब्लॉक है। ठीक है, ये m मास का एक ब्लॉक है, इसको मैं नीचे की तरफ डिस्प्लेस करवाता हूं इस वेज के ऊपर से। तो मैंने क्या किया, इस m मास को डिस्प्लेस करवा के यहां तक ले आया, डिस्प्लेसमेंट हुआ s। लेकिन याद रखना फोर्स की डायरेक्शन क्या है, फोर्स की डायरेक्शन है नीचे की तरफ mg, ग्रेविटेशनल फोर्स mg नीचे की तरफ लग रहा है। अब फोर्स की डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, वही तो भाई जो वर्क डन के अंदर डिस्प्लेसमेंट लेते हैं F डॉट एस, वो S क्या है, फोर्स की डायरेक्शन में हुआ डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स की डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, H डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम
डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर आपको वर्क डन मिल जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट mgh, वर्क डन बाई ग्रेविटेशन फोर्स। ये जो h लेते हैं ना, ये आप अब तो देखो, ये तो कंसेप्ट तो समझ में आ गया। अब से याद रखना है कि जो भी जैसे वर्क डन बाई ग्रेविटेशन फोर्स याद रखना हमेशा होगा mgh, ठीक है। और ये जो h होगा ना, ये होगा वर्टिकल लीव डिस्टेंस यानी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। वैसे ही इसमें देखो, इस ब्लॉक को मैंने क्या किया, मैं ऊपर खींच के लेके गया यहां तक, ठीक है। अब मुझे बताओ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ h, फोर्स कितना लग रहा है mg, तो इस केस में क्या होगा, आप ऊपर लेके गया हूं तो यहां पर आपको वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फोर्स मिलेगा माइनस mgh, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन उल्टी है, देखो समझे। अब बात करते हैं नेक्स्ट, ये केस देखो आप इसमें देखो, ये m मास का ब्लॉक है, मैंने इसको चाहे सीधा लेके गया, चाहे मैं इसको ऐसे लेके गया, चाहे मैं इसको इस तरीके से ऊपर लेके गया, चाहे मैं इसको ऐसे ऊपर लेके जाऊं, लेकिन वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना है h, मैं लेके तो यहीं जाऊंगा ना, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट मेरे को h मिलेगा, नीचे की फोर्स mg, तो मेरे पास जो वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फोर्स आएगा वो आ जाएगा माइनस mgh, क्योंकि फोर्स नीचे है और डिस्प्लेसमेंट मैंने ऊपर की तरफ किया है, तो आपको यहाँ पर जो वर्क डन मिलेगा माइनस mgh। बहुत आसान है यार, mgh याद रखना है, वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फोर्स। अब वर्क डन का मामला हो गया खत्म। अब बात आती है एनर्जी की। एक्चुअल में एनर्जी होती क्या है, जैसे मैं कोई काम कर रहा हूं, कोई भी वर्क डन है, उस वर्क डन को मतलब कहते हैं कैपेसिटी, कितनी कैपेसिटी से वो वर्क किया गया है, तो कैपेसिटी ऑफ वर्क डन इज नोन एज एनर्जी। तो कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज एनर्जी, बस इतना सा याद रखना है। एनर्जी स्केलर क्वांटिटी होती है, बिल्कुल होती है। एनर्जी की यूनिट जूल होती है। मैंने क्या कहा, कोई भी एनर्जी हो या वर्क हो, आपको जो डायमेंशनल फॉर्मूला मिलेगा वो ml²t-2 ही मिलेगा हमेशा। अब बात करते हैं रिलेशन बिटवीन डिफरेंट यूनिट्स। तो अब क्या होता है कि अपन जब भी न्यूमेरिकल करते हैं तो अपने को इन यूनिट्स के अंदर न्यूमेरिकल मिलता है। तो अगर ये चारों आपको अच्छे से याद होंगे रिलेशन, तो आप न्यूमेरिकल को ज़्यादा आसानी से सॉल्व कर पाते हैं। तो इस वजह से इन चारों को आप जहन में बिठा लीजिए, एकदम रट लीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि दो टाइप की एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। सबसे पहले अपन बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी के बारे में। काइनेटिक एनर्जी क्या है, काइनेटिक से आपको समझ में आ रहा होगा, काइनेटिक मतलब मोशन, तो एनर्जी ड्यू टू मोशन इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। एनर्जी ड्यू टू मतलब किसी भी बॉडी की उसके मोशन की वजह से हुई एनर्जी, वही काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी रेफरेंस पॉइंट पर डिपेंड करती है, क्यों, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपने देखा होगा हाफ mv²। तो यहाँ पर वेलोसिटी आती है, और वेलोसिटी आप लोगों ने देखा था कि रेफरेंस पॉइंट पर डिपेंड करती है, रिलेटिव वेलोसिटी वगैरह आपने देखा था। तो इस वजह से ये जो काइनेटिक एनर्जी, ये भी रेफरेंस पॉइंट पर डिपेंड करती है। ये हमेशा पॉजिटिव होगी, कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। इसकी वजह से इसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है वो 0 होती है। इसका फॉर्मूला आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हाफ mv²। नेक्स्ट बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में रिलेशन की, ठीक है। बहुत आसान सा रिलेशन है, आप सबको पता ही रहता है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू होता है हाफ mv²। अब मुझे बताओ mv क्या है, मोमेंटम है, तो ऊपर नीचे में m का मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे को क्या मिलेगा, हाफ m² v²। तो यहां से क्या हो जाएगा, mv मोमेंटम होता तो p²/2m, यानी मेरे को काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मिल गया p²/2m। अब मुझे बताओ इसको क्या मैं मॉडिफाई कर सकता हूं, तो इसको 2m को उधर भेजूंगा तो p क्या मिल जाएगा मुझे, √2m/ke। ये दोनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। काइनेटिक एनर्जी होता है p²/2m, p हो गया अपना मोमेंटम और m हो गया मास, और जो मोमेंटम होता है वो होता है √2m/ke। नेक्स्ट बात करता हूं, ये दोनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, डेरिवेशन की कोई नीड नहीं है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि साहब परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। देखो अगर परसेंटेज चेंज बड़ा है, परसेंटेज चेंज कैसा है, बड़ा है, तो अपन बेसिक से निकालेंगे। परसेंटेज चेंज बड़ा तो अपन बेसिक से निकालेंगे इस तरीके से, ठीक है। लेकिन अगर परसेंटेज चेंज 5% से छोटा है, और मैक्सिमम क्वेश्चन बताऊं स्पेशल केस के ही मिलते हैं, ये स्पेशल केस है, 5% से छोटा अगर परसेंटेज चेंज है किसके अंदर, मोमेंटम के अंदर, तो अपन डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। देखो यहां पर क्या है कि ये एरर मेथड से करते हैं। एरर मेथड में क्या होता है कि जैसे p² का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये जो पावर होती है आगे आ जाती है, यानी आपको जो काइनेटिक एनर्जी में परसेंटेज चेंज मिलेगा वो कितना मिलेगा, 2 × परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम। ये देखो ये पावर आगे आ जाती है। ये एरर एनालिसिस में एरर के अंदर पढ़ते हैं। तो यहां देखेंगे कि परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आप डायरेक्ट याद रखें ट्वाइस ऑफ परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। ये कब एप्लीकेबल है, ये सिर्फ तभी एप्लीकेबल है जब परसेंटेज चेंज 5% के बराबर या उससे छोटा है, समझ गए। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूं। देखो मैंने कहा काइनेटिक एनर्जी के अंदर परसेंटेज चेंज हुआ, सॉरी मोमेंटम के अंदर मान लो परसेंटेज चेंज हुआ, p के अंदर परसेंटेज चेंज जो है वो है 2% का, तो मुझे बताओ काइनेटिक एनर्जी के अंदर कितना होगा, तो हो जाएगा 4%।
अब मैंने बोला कि काइनेटिक एनर्जी के अंदर जो परसेंटेज चेंज है वो 6% का है, तो मुझे बताओ 6 मतलब तुम ले लो काइनेटिक एनर्जी की जो परसेंटेज चेंज है वो 2% का है, तो मुझे बताओ मोमेंटम के अंदर परसेंटेज चेंज कितना होगा, तो इसका आधा हो जाएगा 1%। उल्टा भी पूछ सकते हैं, सीधा भी पूछ सकते हैं। अब सारे ग्राफ जितने भी मतलब वर्क पावर एनर्जी में जितने भी ग्राफ्स हैं, अब इसके ऊपर लगभग 6 ग्राफ बन सकते हैं, 6 के 6 मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। वर्क पावर एनर्जी के अंदर जितने भी ग्राफ्स हैं सारे सब कुछ मैंने इंक्लूड कर दिए हैं, मतलब आपको बिल्कुल भी कतराने की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब कुछ मैं आपको यहां पर पढ़ा कर दूंगा। ये कह रहा है कि ये ग्राफ्स बने हुए किस किस के बीच में, काइनेटिक एनर्जी और मास के बीच में। तो मैंने बोला काइनेटिक एनर्जी के मेरे पास दो फॉर्मूले हैं, पहला आया हाफ mv², दूसरा फॉर्मूला क्या था काइनेटिक एनर्जी का, p²/2m। अब मुझे बताओ अगर मैं कहूं वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ऊपर वाला फॉर्मूला यूज होगा, यानी काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। और जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं तो आप लोगों ने देखा था कि स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन बनता है, बिल्कुल बनता है सर, ओके डन। अब मुझे बताओ मैं बोलूं मोमेंटम कांस्टेंट है, तो मोमेंटम अगर कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। अब मुझे बताओ जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो ऐसा ही ग्राफ बनता है, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट अब देखो ये वाला ग्राफ, अब मोमेंटम और मास का ग्राफ। मुझे बताओ P इजिकल्स टू, दो फॉर्मूले होते हैं, P इजिकल्स टू mv और एक फॉर्मूला होता है P इजिकल्स टू √2m/ke, ठीक है। P इजिकल्स टू mv और P इजिकल्स टू √2m/ke होता है। अब मुझे बताओ अगर मैं कहूं वेलोसिटी कांस्टेंट है तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, तो इसका ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है। अब मुझे बताओ दूसरा वाला केस, दूसरे वाले केस में क्या होगा कि p² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू k, यही तो होता है काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू p²/m, तो यानी कि p² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू k। और ये जो स्क्वायर वाला ग्राफ बनता है ये बनता है पैराबोला, और पैराबोला का मुंह किधर की तरफ खुलता है, जिस तरफ पावर की वैल्यू कम है। यहां पर आप लोग देखें p² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू k है, अब k की पावर कितनी है, 1 है, तो यानी पावर किसकी कम है, k की कम है, तो एक्सिस के ऊपर जहां k होगा उसकी तरफ पैराबोला का मुंह खुलेगा। तो आप लोग देखें ये पैराबोलिक ग्राफ है, इसका जो मुंह है ना वो किधर की तरफ खुल रहा है, अच्छा सॉरी मास का देखना था, मास का देखना था, सॉरी काइनेटिक एनर्जी का नहीं। देखो ये देखो P इक्वल्स टू √2m/ke फॉर्मूला है। अब मुझे बताओ काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है तो इसको स्क्वायर को उधर भेजूंगा तो मेरे पास क्या मिल जाएगा, P² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m। अब बताओ पैराबोला का मुंह किधर की तरफ होगा, जिसकी पावर कम है, m की पावर कम है तो उसकी तरफ मुंह होगा। अब बताओ P और m का ग्राफ बनाऊंगा तो ये पैराबोला होगा और मुंह किधर की तरफ खुलेगा, m की तरफ, क्योंकि उसकी पावर कम है। पैराबोला में यही कंडीशन होती है, बेसिक मैथ के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है साहब। अब ये नेक्स्ट ग्राफ देखो, अब एक बनाया मैंने काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का, एक बनाया काइनेटिक एनर्जी और p² का। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है p²/2m। अब मुझे बताओ मास कांस्टेंट है तो क्या होगा, मास कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p²। अब मुझे बताओ ये कैसा ग्राफ होगा, अगर मैं काइनेटिक एनर्जी और p का ग्राफ देखूंगा तो मुझे मिलेगा पैराबोलिक ग्राफ, तो उसका पैराबोला का मुंह किधर की तरफ खुलेगा, जिसकी तरफ पावर कम है, यानी काइनेटिक एनर्जी की तरफ। ये देखो ये पैराबोला का मुंह किधर खुल रहा है, ऊपर काइनेटिक एनर्जी की तरफ, ठीक है। अब ये समझ में आया। अब इधर की तरफ देखो, अब इसने क्या किया, काइनेटिक एनर्जी और यहां p² ही रख दिया, तो काइनेटिक एनर्जी और p² तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, दैट्स इट। कोई ग्राफ में डाउट है क्या, 6 ग्राफ देखे, इतने ही ग्राफ बनते हैं काइनेटिक एनर्जी पर। काइनेटिक एनर्जी खत्म। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी सबसे पहली बात मैंने क्या बोला था, पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए ही डिफाइन होती है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस जैसे फ्रिक्शन फोर्स हो गया, विस्कस फोर्स हो गया, इनके लिए कभी भी पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं होती है। पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए ही डिफाइन होती है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। तो यानी पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड ओनली एंड ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस। अब बात करते हैं एनर्जी पोजेस्ड बाय ए बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन या फिर कॉन्फ़िगरेशन। जो काइनेटिक एनर्जी थी वो किसकी वजह से थी, बॉडी के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी थी वो बॉडी के मोशन की वजह से थी, लेकिन जो पोटेंशियल एनर्जी आती है वो आती है बॉडी की पोजीशन या फिर कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। अब देखो तो पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन क्या हो गई, एनर्जी ड्यू टू पोजीशन या फिर कॉन्फ़िगरेशन। अब मुझे बताओ क्या ये पॉजिटिव हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, मैंने प्लस mgh पढ़ा है। क्या ये नेगेटिव हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, मैंने माइनस mgh पढ़ा है। क्या ये जीरो हो सकती है, हाँ जीरो कहां पर होगी, रेफरेंस पॉइंट पर। रेफरेंस पॉइंट के ऊपर ही अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी पूछ लूंगा तो जीरो हो जाएगी। तो ये क्या करती है, ये डिपेंड करती है कंप्लीटली
पॉइंट ऑफ रेफरेंस के ऊपर। ये इस बात का क्या मतलब है मैं आपको समझाता हूं। देखो, ये मैंने मानी धरती, ये मास इस धरती के ऊपर ही रखा हुआ, मैंने धरती को रेफरेंस माना है, तो इस मास की पोटेंशियल एनर्जी अर्थ पर कितनी होगी? पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? 0। अब मैंने क्या किया, इसको मैं h डिस्टेंस ऊपर ले गया मास m को, तो यहां पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? mgh प्लस का mgh। अब मैंने क्या किया, इस मास को मैं h डिस्टेंस नीचे ले गया धरती से, तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? माइनस mgh। लेकिन अगर मैं इस रेफरेंस को यहीं पर मान लूं तो क्या इसकी पोटेंशियल एनर्जी मेरे को कितनी मिलेगी? 0 मिलेगी। तो यानी पोटेंशियल एनर्जी आप देखोगे कि कंप्लीटली वो डिपेंड कर रही है पॉइंट ऑफ रेफरेंस पर। और ये कैसी हो सकती है? पॉजिटिव भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, और ये नेगेटिव भी हो सकती है। दैट्स इट। नेक्स्ट बात करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, जो अभी मैंने आपको बताया। अगर मैं ग्राउंड पे मानूंगा तो पोटेंशियल एनर्जी 0, मैंने कहा h हाइट ऊपर गया तो प्लस mgh, ठीक है, और h हाइट नीचे आया तो माइनस mgh। यही तो मैंने अभी पढ़ाया आपको, ठीक है। अब देखो, ये एक रॉड रख रखी है मैंने। अब जब भी ऐसे रॉड वगैरह या फिर अपन एकदम डिस्पर्स्ड मास लेते हैं, कंटिन्यूअस मास, उस केस में क्या करते हैं, अपन पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं सेंटर ऑफ मास को देख करके। तो यहां पर इस बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है वो कहां पर होगा? L/2 लेंथ पर होगा। तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी m इंटू जी इंटू L/2। तो आपको पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी, इसकी ऊपर की तरफ है तो प्लस mgL/2। इस तरीके से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी की। तो मुझे बताओ, स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी कब स्टोर होती है? ये बताओ। स्प्रिंग को अगर मैं कंप्रेस कर दूं या फिर इलोंगेट करूं, देखो ये स्प्रिंग है, ये नेचुरल लेंथ पर पड़ी है। अब मैंने क्या किया, इसको मैंने कर दिया एक्सपेंड, ठीक है। ये इसकी पोजीशन थी x इनिशियल और ये हो गई x फाइनल। तो मुझे बताओ इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर स्टोर हुई वो कितनी होगी? मुझे बताओ पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? मैंने क्या किया, मैंने स्प्रिंग को इलोंगेट किया, ठीक है। अब मैंने स्प्रिंग को इलोंगेट करने में कुछ वर्क किया होगा, तो जो मैंने वर्क किया, वर्क डन बाय मी इन इलोंगेटिंग स्प्रिंग, वही क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, और उसी को अपन बोलते हैं स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। तो ये देखो, ये मैंने स्प्रिंग को इलोंगेट किया, तो जितना वर्क मैंने किया वो पूरा का पूरा इस स्प्रिंग के अंदर स्टोर हो जाएगा, और इसी को मैं कहूंगा स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका फॉर्मूला जो आता है वो आता है अपने पास हाफ के, अब वहां पर क्या था कि हाफ के एक्स स्क्वायर था, लेकिन नहीं, अब यहां एक्स की वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी, यहां हमें पोजीशन लेनी पड़ेगी। तो पहले पोजीशन क्या थी, एक्स इनिशियल और फाइनल, तो फाइनल माइनस इनिशियल का होल स्क्वायर कर दीजिए, एक्स फाइनल का स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल का स्क्वायर। दैट्स इट। ये फॉर्मूला आपको रटना है। नेक्स्ट बात करते हैं इक्विलिब्रियम की। इक्विलिब्रियम की 3 स्टेट होती है, या तो इक्विलिब्रियम आपको स्टेबल इक्विलिब्रियम मिलेगा, या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मिलेगा, या फिर न्यूट्रल इक्विलिब्रियम मिलेगा। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है कि मान लीजिए बॉल है आपके पास, इस बॉल के अंदर मैंने एक बॉल को रखा, इस बॉल को मैंने ऊपर की तरफ धक्का दिया, एक्सटर्नल फोर्स लगाया, ऊपर की तरफ धक्का दिया, लेकिन जैसे ये बॉल यहां आएगी, अगर मैं इसको एक्सटर्नल फोर्स हटा दूं तो इस बॉल ये प्रिटेंड करेगी कि मैं वापस अपनी पोजीशन पे चली जाऊं। तो ये है एक स्टेबल इक्विलिब्रियम, कि अगर मैं फोर्स लगा रहा हूं, फोर्स के बावजूद भी बाकी के फोर्सेस क्या कर रहे हैं, उसे वापस उसकी नेचुरल पोजीशन पर खींचने की कोशिश कर रहे हैं, वो इक्विलिब्रियम है स्टेबल इक्विलिब्रियम। समझे? और आपको फोर्स का फॉर्मूला याद रखना, फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी में जो रिलेशन होता है माइनस du/dx होता है, ये याद रखना है, फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी के। तो इससे समझ में आ जाएगा। ये कहते हैं, इस स्टेबल इक्विलिब्रियम की ये डेफिनेशन देते हैं कि अगर पार्टिकल डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन, फोर्स एक्टिंग विल ट्राई टू ब्रिंग द पार्टिकल बैक टू द इक्विलिब्रियम पोजीशन। मतलब ये ट्राई करेंगे कि आप इसको भगाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी वह उसी पोजीशन पाएगा, तो उसे कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब एक चीज याद रखनी कि जब भी पोटेंशियल एनर्जी किसी चीज की मिनिमम होती है, मतलब वो सबसे ज्यादा स्टेबल है। आप देखो, ग्राउंड के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, और जैसे ही अपन हवा में उड़ते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है। अब मुझे आप लोग बताओ, आप ग्राउंड के ऊपर ज्यादा स्टेबल हो कि हवा में? बिल्कुल ग्राउंड के ऊपर ज्यादा स्टेबल हो। तो ग्राउंड के ऊपर क्यों स्टेबल हो? क्योंकि वहां पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। तो यानी कि स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन है कि मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होती है स्टेबल इक्विलिब्रियम के ऊपर, ठीक है। अब देखो, यहां पर आपको फोर्स जो है वो होती है माइनस du/dx, तो इसकी वैल्यू आपको 0, ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है इक्विलिब्रियम को, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है कि अगर जैसे ये बाउल है, बाउल को मैंने उल्टा रख दिया, अब इस बाउल के इसके ऊपर मैंने एक बॉल रखी, अब मैं अगर इस बॉल को डिस्प्लेस करूंगा तो ये कभी उस पोजीशन पर वापस जाना नहीं चाहेगी। आपने थोड़ा सा धक्का दिया और वो चला गया।
तो यहां पर यह सीन होता है, वो चला ही जाता है और कभी भी वापस उस पोजीशन पर नहीं आना चाहेगा, तो उसे कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब देखो आप लोग, इफ पार्टिकल डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन, फोर्स एक्टिंग ऑन इट ट्राइज टू डिस्प्लेस इट फर्दर अवे फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, मतलब अगर मैं इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करता हूं तो बाकी के फोर्सेस क्या करेंगे, इसको कंप्लीटली डिस्प्लेस करने की ट्राई करेंगे। इसी इक्विलिब्रियम को अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं और इसका यही मतलब है कि एक बार धक्का दूंगा, हल्का सा पुश करूंगा तो फिर वो चला जाएगा। मतलब इसका ये मतलब है जो जा रहा है उसे जाने दो, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। इसलिए जीवन में राजाओं कोई भी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में नहीं रहना चाहता, सब लोग स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि स्टेबल इक्विलिब्रियम की सीधी सी कहानी है राजाओं कि आप कितना भी धक्का दोगे लेकिन वो पर्सन फिर से आपके पास ही लौट कर आएगा, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो राजाओं जीवन में अगर रहना तो हमेशा स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहना, कभी भी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में नहीं रहना कि आप थोड़ा सा कुछ बोलो और वो चला जाए। नहीं, थोड़ा सा आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया वो चला गया, वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में, उस इक्विलिब्रियम में कभी मत रहना, स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहना। तीसरा इक्विलिब्रियम अपने पास आता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ये होती है भाई सिंगल लोगों की जिंदगी। आप चाहे डिस्प्लेस करो तो ये यहां चला जाएगा, ठीक है, ना तो हमें पोजीशन पे वापस जाना ना आगे जाना, डिस्प्लेस करो यहीं रह जाएगा, मतलब कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। यानी कि इफ अ पार्टिकल इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन इट डज नॉट एक्सपीरियंस ए फोर्स और कंटिन्यूअस टू बी इन इक्विलिब्रियम। इसको चाहे आप कितना भी धक्का दो इक्विलिब्रियम में ही रहेगा। ये है सिंगल लोगों की जिंदगी कि आप धक्का दो फिर वो वहां पे भी इक्विलिब्रियम, थोड़ा धक्का मतलब कहीं पे भी एडजस्ट कर लेते हैं। ये है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के अंदर क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट होती है। अब मुझे बताओ, जब पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट करनी है मुझे तो फोर्स इजिकल्स टू क्या होता है, माइनस डी यू बाई डी एक्स। तो अगर मैं इसको जीरो कर दूंगा तो क्या मुझे ये कांस्टेंट मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट होती है। अब फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में रिलेशन देख लो, आ जाओ देखो, फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में रिलेशन दिखाता हूं। फोर्स इजिकल्स टू क्या होता है, फोर्स इजिकल्स टू होता है माइनस डी यू बाई डी एक्स। ठीक है, अब मुझे बताओ डी यू बाई डी एक्स यानी क्या है, डिफरेंशिएशन है। ये फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में रिलेशन होता है। मैंने बोला जहां डिफरेंशिएशन की बात करूंगा वहां मैं स्लोप ऑफ ग्राफ की बात करूंगा, और जहां मैं इंटीग्रेशन की बात करूंगा वहां मैं एरिया अंडर कर्व की बात करूंगा। तो यहां पर क्या है, अपने पास डिफरेंशिएशन है। तो आप देखो यूएक्स कर्व का स्लोप हमें क्या देगा, यूएक्स कर्व का स्लोप हमें फोर्स देगा, समझे क्या। तो यहां पर आप लोग देखो कि अगर मुझे एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स दी जाती है, एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स दी जाती है तो मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। और मुझे बताओ फोर्स क्या है, अगर मैं यूएक्स ग्राफ का स्लोप, जैसे यूएक्स ग्राफ दिया हुआ है, इसका इस पॉइंट पर अगर मैं स्लोप निकाल लूंगा तो ये जो स्लोप होगा उसकी नेगेटिव वैल्यू ही मेरे पास फोर्स, इस स्लोप का नेगेटिव कर दूंगा तो नेगेटिव ऑफ स्लोप मेरे को क्या देगा, फोर्स देगा। यानी फोर्स इज द नेगेटिव ऑफ स्लोप ऑफ पोटेंशियल वर्सेस पोजीशन ग्राफ। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस पोजीशन ग्राफ। अब मुझे बताओ अगर यू को मैं क्या करूं, तीनों डायरेक्शन में दे दूं, यू को एज ए फंक्शन ऑफ तीनों डायरेक्शन दे दूं, तब क्या होगा, तब कुछ नहीं, तीनों डायरेक्शन में फॉर्मूला लगा लो आप, फोर्स इजिकल्स टू माइनस नीचे क्या है, डेल यू बाई डेल एक्स। नीचे जो पोजीशन है उसमें आप एक्स वाई और जेड चेंज करते जाओ, आपको कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे बस, तो आपको तीनों डायरेक्शन में मिल जाएगी। बहुत आसान है भाई, आपको कुछ नहीं करेगा, वो क्या करेगा, यू की वैल्यू दे देगा ऐसे 3x आई कैप प्लस 2x स्क्वायर जे कैप प्लस 2k कैप। तो आपको इसको क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है बस, तीनों डायरेक्शन में अलग अलग। तो आपको आई कैप जे कैप के कैप के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे, फोर्स के फोर्स मिल जाएगा। बहुत आसान है भाई, आपको कंसेप्ट आना चाहिए। एक ट्रिक आती है कि वर्क डन इन पुलिंग द चेन। मेरे को ये बताओ, एक मिनट छोटा कर देता हूँ इसको, थोड़ा सा दिखेगा आसानी से। मुझे एक बात बताओ, मैंने बोला ये एक चेन है, ये क्या है, चेन है राजाओं, ये एक चेन है। इस चेन का क्या है, ये टोटल L लेंथ की चेन है। ठीक है, अब इस चेन का L बाई एन पार्ट मान लो, L बाई फिफ्थ पार्ट मान लो, या फिर L बाई एन पार्ट क्या है, नीचे की तरफ लटका हुआ है। अब ये एक छोटू आदमी क्या कर रहा है, इसका नाम रख देता है छोटू राजा। ये छोटू राजा क्या कर रहा है, इस चेन को खींच रहा है। क्या कर रहा है, इस चेन को खींच रहा है। तो मुझे बताओ इस पूरी चेन को इसके ऊपर लाने के लिए, स्टेबल के ऊपर लाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा। तो यानी वर्क डन इन पुलिंग द चेन, वर्क डन इन पुलिंग द हैंगिंग पोर्शन ऑफ द चेन, जो पोर्शन लटक रहा है ना उसको ऊपर खींचने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो उसके लिए ट्रिक आती है, आप सीधा सीधा याद करो, m
जी एल अपॉन 2n²। क्या याद करो, एम जी एल अपॉन 2n²। और n क्या है कि कितना पार्ट नीचे लटक रहा है, यानी मैं बोल दूं l बाई एन, तो मैं बोलूं l बाई फिफ्थ पार्ट नीचे लटक रहा है, तो मेरे पास n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। मैं बोलूं l बाई थर्ड पार्ट नीचे लटक रहा है, तो l बाई थर्ड कितना हो जाएगा, n कितना हो जाएगा 3। तो यहां पर इस केस में मान लो मुझे वर्क डन निकालना है, तो इस केस में वर्क डन कितना हो जाएगा, एम जे एल अपॉन 2 इंटू एन का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एम जी एल बाई 50, तो आपको वर्क डन मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप आसानी से निकाल सकते हैं। बहुत क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर, जेई में तो भर भर के सवाल पूछे जाते हैं और इस ट्रिक से आसानी से निकाल सकते हैं, बाकी अदरवाइज तो आपके तीतड़े उड़ जाएंगे। साहब वर्क खत्म हो गया, एनर्जी खत्म हो गया और पावर बचा है बस। WEP चैप्टर का नाम क्या है, WEP। 2 पोर्शन खत्म, पावर बच रहा, पावर कंप्लीट करते हैं। पावर क्या है भाई, वर्क डन जो हो रहा है ना, जैसे वर्क अपन डन करें तो यानी रेट एट विच बॉडी डज वर्क, बॉडी ने जो काम किया किस रेट पे किया वही पावर है। यानी मैं कह दूं dW/dt इज पावर, रेट एट विच बॉडी डज वर्क, तो यानी ये हो जाएगा मेरे पास पावर। तो मान लो एवरेज पावर की बात करें तो वो क्या होगा, डेल W/dt, ठीक है, यानी टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम टेकन, जितना टोटल काम हुआ है अपॉन टोटल टाइम टेकन। और इंस्टेंटेनियस पावर क्या होगी, dW/dt, है ना, dW/dt। या फिर मैं इसको क्या लिख सकता हूं, वर्क डन को क्या लिख सकता हूं, F.ds/dt, ये लिख सकता हूं F.ds/dt। अब ds/dt आपने कहीं देखा होगा काइनेमैटिक्स, तो ds/dt क्या होता है, वेलोसिटी होता है। तो यानी पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, F.v, ये होता है इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला। क्या होता है, F.v होता है। वैसे तो आप देखेंगे कि बॉडी किस रेट पे वर्क कर रही है वो पावर है, वहां से आप सब कुछ निकाल लेंगे, लेकिन एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, F.v क्या होती है, इंस्टेंटेनियस पावर होती है। पावर की यूनिट क्या होती है, पावर की यूनिट होती है वॉट, ठीक है। और पावर का डायमेंशन क्या होता है, आप लोग देखो पावर का डायमेंशन क्या होगा, मैंने बोला कोई भी एनर्जी हो, कोई भी वर्क हो, डायमेंशन होता है mL²T-2। अब मुझे बताओ रेट एट विच वर्क डन, यानी नीचे टाइम लगा दो बस, ये आपको मिल जाएगा mL²T-3, ये पावर का डायमेंशन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये कह रहा है अगर कोई भी इफ वर्क डन बाय 2 बॉडीज इज सेम, कोई भी 2 बॉडी जो काम कर रही है अगर वो सेम है तो क्या होगा, मुझे बताओ। पावर इज इक्वल्स टू क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम, तो अगर वर्क सेम है तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम, तो यानी P1/P2 क्या हो जाएगा, T2/T1, सिंपल सी बात, ठीक है। अब मुझे बताओ, मैंने बोला कि पावर इज इक्वल्स टू क्या होता है, पावर इज इक्वल्स टू होता है इंस्टेंटेनियस पावर, सॉरी इंस्टेंटेनियस पावर इज इक्वल्स टू क्या होता है, dW/dt, ठीक है। ए डिफरेंशिएशन मतलब स्लोप, यानी वर्क और टाइम कर्व का स्लोप मुझे क्या देगा, इंस्टेंटेनियस पावर देगा। तो आप फॉर्मूला में से ही देख लें, आपको रटना नहीं पड़ेगा कि अलग अलग ग्राफों के लिए अलग अलग रटे बैठे, इसका स्लोप ये दे रहा है, इसका एरिया ये दे रहा है, आपको कुछ नहीं रटना है, डायरेक्ट आपको याद रखना है फॉर्मूला, और फॉर्मूले में से देख लेना वर्क और टाइम कर्व का स्लोप हमें क्या देगा, इंस्टेंटेनियस पावर देगा। देखो ये वर्क और टाइम कर्व हमें दिया हुआ है, इसका हमें ग्राफ दिया हुआ है, तो इसका स्लोप हमें क्या दे देगा, स्लोप दे देगा हमें tan थीटा इज इक्वल टू dW/dt, यानी कि इंस्टेंटेनियस पावर दे देगा। तो मैं कह दूं कि स्लोप ऑफ वर्क टाइम कर्व गिव्स अस द इंस्टेंटेनियस पावर, ठीक है साहब, समझ में आया। ये कह रहा है एरिया अंडर द पावर टाइम ग्राफ हमें क्या देगा, देखो मैंने क्या बोला, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, dW/dt। अब मैंने dt उधर भेज दिया, तो dW इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P/dt। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया, तो यहां मुझे W मिल गया, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन P/dt, t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू टाइम 3 तक, तो ये मिल गया मुझे। अब मुझे बताओ इंटीग्रेशन मतलब एरिया अंडर कर्व, तो यानी पावर टाइम कर्व का जो एरिया होता है वो हमें क्या देता है, वर्क डन बाय द बॉडी, यानी एरिया अंडर पावर टाइम ग्राफ, एरिया अंडर द पावर टाइम ग्राफ गिव्स अस द वर्क डन बाय द बॉडी। तो ये पावर टाइम कर्व है, इसका एरिया अंडर कर्व हमें क्या देगा, वर्क डन बाय बॉडी। समझ गए। अब देखो एक स्टैंडर्ड सवाल आता है, वो मैं आपके लिए लिख कर लाया हूं। ये कहता है कि एक गाड़ी है जो कि m मास की, ये क्या करती है, इसका इंजन क्या करता है, कांस्टेंट पावर प्रोड्यूस करता है। कांस्टेंट पावर कितनी प्रोड्यूस करता है, P वॉट। तो मुझे बताओ क्या क्या कंडीशन होगी। अगर याद रखना क्वेश्चन के अंदर वर्ड यूज कर लिया कांस्टेंट पावर, क्या वर्ड यूज किया, कांस्टेंट पावर, और जैसे ही कांस्टेंट पावर का वर्ड यूज कर ले तो आपको 3 रिलेशन याद रखने हैं, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T,
और x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t की पावर 3/2 और x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v क्यूब। ये तीन याद रखने हैं आपको बस। अगर ये तीन रिलेशन याद है तो कांस्टेंट पावर का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन से रिलेटेड बात कर रहा हूं, ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं कि अगर आपको क्वेश्चन में लिख दे कि पावर कांस्टेंट है तो ये तीन रिलेशन याद रखना, इससे आपका काम हो जाएगा। और ये फॉर्मूले याद करो तो भी ठीक है, नहीं करो तो भी ठीक है, बट ये रिलेशन याद होने ही चाहिए। नेक्स्ट मैं बात करूंगा पावर ऑफ पंप की। किसकी? पावर ऑफ पंप। पावर ऑफ पंप के अंदर दो केस आते हैं। पहला केस कि मैंने नल बंद कर रखा है, दूसरे केस में नल खोल दूंगा। तो मैंने अगर नल बंद कर रखा है तो ये मोटर कितना वर्क करेगी? मोटर को क्या करना है, इस m मास पानी को ऊपर चढ़ाना है। कितना ऊपर चढ़ाना है? h हाइट ऊपर चढ़ाना है। ठीक है, अब मैंने इस m मास को ऊपर चढ़ाऊंगा h हाइट, तो मेरे को वर्क डन कितना करना पड़ेगा? mgh। भाई वर्क डन बाई ग्रेविटेशन फोर्स, तो यहाँ पर वर्क डन कितना करना पड़ेगा? mgh। और पावर क्या होती है? पावर होती है वर्क डन अपॉन टाइम। तो वर्क डन कितना करना पड़ा? mgh अपॉन टाइम t। तो मेरे को पावर ऑफ पंप मिल गई। ये क्या है? पावर ऑफ पंप। और m मास क्या है? क्वेश्चन के अंदर आपको m मास देंगे तो m मास का मतलब है मास ऑफ वाटर टू बी लिफ्टेड इन टाइम t। कितना पानी ऊपर फेंकना है उसका मास m है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरा केस जहां पर मैंने क्या किया, इस टैप को खोल दिया, इस नल का खोल दिया। ठीक है, अब मुझे बताओ, ये मेरे पास पंप है, इसने वर्क किया, इसको पानी को ऊपर पहुंचाया, लेकिन आप ऊपर जाके देखेंगे कि अब इसको एक एक्स्ट्रा एनर्जी मिली है, काइनेटिक एनर्जी, v मीटर पर सेकंड की स्पीड से नीचे फेंक रहे इसको। तो अब मुझे बताओ पहले कितना था? आपको कुछ नहीं करना, बस पहले कितना था? mgh था। अब एक एक्स्ट्रा एनर्जी आ गई है, हाफ mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी। बस उसको जोड़ दो, डिवाइडेड बाय टाइम तो कर ही रहते, या आपको इस केस की पावर मिल जाएगी। ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, बस इसको एक सिंपल तरीके से याद रखना है। ठीक है, अब एफिशिएंसी क्या होता है? एफिशिएंसी आउटपुट अपॉन इनपुट होता है, सबको पता है। ठीक है, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन और फोर्स होता है, तो ये कंडीशन होती है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन और फोर्स के लिए कुछ भी कंडीशन पूछे तो ये एक नोट है जो मैं आपको रटवाने के लिए लिखवा रहा हूं बस। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है जेट वाला, यानी कि ये वाला पावर ऑफ पंप वाला। तो इसको आपको तीन फॉर्मूले आते हैं, अगर ये तीन फॉर्मूले याद होंगे तो आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो पहला फॉर्मूला, मैंने आपको जेट वाला क्वेश्चन करवाया था यार, कहां पे? एनएलएम के अंदर। तो मुझे बताओ, जेट अगर टकरा के वापस नहीं जा रहा था, दीवार से टकरा के वापस नहीं जा रहा था, उसके अंदर फोर्स की वैल्यू क्या थी? रो ए वी स्क्वायर। तो यहां पे भी आपको क्या होगा, बस उसको सेम मान लेना है, उसको आपको सेम मान लेना। यहां पर आपको फोर्स बाय पंप कितना मिलेगा? रो ए वी स्क्वायर मिलेगा। और फोर्स से पावर निकालूंगा तो कुछ नहीं करना, एक वॉल्यूम का मल्टीप्लीकेशन कर देना, तो पावर मिल जाएगा रो ए वी क्यूब। ठीक है, और एक चीज कि रेट एट विच काइनेटिक एनर्जी इज प्रोवाइडेड टू द लिक्विड। लिक्विड को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड की थी ना पंप ने, कितनी रेट के साथ प्रोवाइड कर रहा है? बस कुछ नहीं करना, हाफ रो ए वी क्यूब। बस ये तीन फॉर्मूले आपको याद होंगे। तो जेट वाला क्वेश्चन के अंदर जेट लिखा है, पंप लिखा है, बस इतनी सी सोच रखनी, इसके अलावा नहीं सोचोगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपका वर्क और एनर्जी यहां पर खत्म। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन। ठीक है, सेंटर ऑफ मास शुरू करते हैं। सेंटर ऑफ मास के अंदर जितनी भी थ्योरी है, फॉर्मूला है ना, जितने भी कंसेप्ट है, सब कुछ एकदम क्लियरली आपको, जितने फॉर्मूले आपको डायरेक्ट रटने मैं रटवा दूंगा, नो टेंशन, है ना। सेंटर ऑफ मास, फिर कोलिजन, सब कुछ अच्छे से जो जो याद करना वो बता दूंगा। देखिए सेंटर ऑफ मास क्या होता है, सबसे पहले कि जैसे मेरी बॉडी है तो मेरी बॉडी का कुछ ना कुछ सारा मास एक जगह, अपन एक इमेजिनरी पॉइंट मानते हैं जहां पे पूरा का पूरा मास को अपन एक जगह सेंट्रलाइज्ड मानते हैं। तो यानी सेंटर ऑफ मास क्या होता है? एक इमेजिनरी पॉइंट होता है सिस्टम ऑफ मासेस के अंदर, या फिर कंटिन्यूअस मास। अगर जैसे मान लो ये कोई बॉडी है, बॉडी का कंटिन्यूअस मास है तो वहां पर सेंटर ऑफ मास होगा। फिर सिस्टम ऑफ मासेस है, तो जैसे ये है तो यहाँ पर इनका कुछ सेंटर ऑफ मास होगा, है ना, कि ये चार मासेस हैं, इनका मास अपन एक पॉइंट पर कंसंट्रेटेड मानते हैं, वही सेंटर ऑफ मास होता है। इमेजिनरी पॉइंट होता है, ये कुछ रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है। मेरी बॉडी के अंदर सेंटर ऑफ मास कहीं भी ऐसा नहीं है कहीं पॉइंट लगा है कि आप लोग सेंटर ऑफ मास देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए जब राम ने रावण को मारा था, है ना, तो यही था कि जब उनको तीर लगाना था, रावण मतलब ऐसे उनको इतनी विद्या थी, है ना, इतने वो ज्ञानी थे कि उनके कहीं पे भी बाण मार रहे थे तो नहीं मर रहे थे। तो भगवान राम ने क्या क्या, विभीषण ने बताया था कि इनकी कमजोरी, इनके सेंटर ऑफ मास यानी नाभि पर आप तीर मारो तब इनकी डेथ हो सकती है। तो भगवान राम ने जो तीर चलाया था वो रावण के एकदम नाभि के ऊपर चलाया था,
तब उनकी डेथ हुई थी। तो वो है उनका सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास एक इमेजिनरी पॉइंट है, एक इमेजिनरी पॉइंट है जहां पर अपन सिस्टम ऑफ मासेस या फिर कंटिन्यूम ऑफ मास, जहां पर पूरा का पूरा होल मास अपन एज्यूम करते हैं, वहां पर एकदम वो पॉइंट, वहां पर अपन पूरा का पूरा मास कंसंट्रेटेड एज्यूम करते हैं, वही सेंटर ऑफ मास है। ठीक है, सिमेट्रिकल बॉडीज या फिर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास के लिए सेंटर ऑफ मास क्या करता है, कोइंसाइड विद द सिमेट्री। जैसे मान लीजिए ये एक सिमेट्रिकल बॉडी है जहां पर पूरा एकदम कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उस केस में क्या होगा, जो बॉडी की सिमेट्री जहां पर मिल रही होगी ना, वही सेंटर ऑफ मास होगा। जैसे स्क्वायर के लिए यहाँ होगा, है ना, मान लीजिए ये दो मासेज रखे हुए हैं, तो इन दोनों मासेज का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कहाँ होगा, यहाँ पर होगा। तो इस तरीके से, ठीक है, सेंटर ऑफ मास, एक सेंटर ऑफ मास के लिए पॉइंट होता है कि एक स्टेटमेंट आता है कि सेंटर ऑफ मास हमेशा और हमेशा बॉडी के अंदर ही होगा। ये जरूरी नहीं है, सेंटर ऑफ मास अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है। बॉडी के बाहर कैसे होता है, वो डिस्क्रीट मासेस के लिए होता है। जैसे अलग अलग मास मान लिए, तो यहाँ बीच में ये बॉडी के अंदर नहीं है, लेकिन सेंटर ऑफ मास तो है ना, तो यानी सेंटर ऑफ मास बॉडी के अंदर भी हो सकता है, आउटसाइड भी हो सकता है। इस पर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रखा है और आ भी सकता है। ठीक है, और सेंटर ऑफ मास हमेशा भारी मास के पास में होगा, हैवियर मास के क्लोजर रहता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं मास सिस्टम कौन कौन सी है। एक तो डिस्क्रीट मास सिस्टम हो सकता है या फिर एक कंटिन्यूअस मास। डिस्क्रीट मास सिस्टम यानी अलग अलग मासेस हैं, या फिर एक कोई कंटिन्यूअस मास सिस्टम है, जैसे अपन ने स्क्वायर माना, या फिर एक शीट मान लो, या फिर अपन मान लेते हैं कि क्यूब है। ठीक है, ये कंटिन्यूअस मास सिस्टम है। अब कंटिन्यूअस मास सिस्टम को भी दो तरीके से कर सकते हैं, या तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास हो या फिर नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूटेड हो। नॉन यूनिफॉर्म मतलब कि कहीं पे मास ज्यादा हो, कहीं पे मास कम हो। जैसे मैं मान लो कि मेरे हाथ में मास कम है, सर में ज्यादा, तो ये नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास है। वही मैं अगर बात करूं एक परफेक्ट क्यूब की, तो उसके अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास होता है। तो मास डिस्ट्रीब्यूशन भी दो तरीके का रह सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि डिस्क्रीट मासेस के लिए, जैसे मान लो मैंने ये M3 माना, ये M2 माना, ये M1 माना, तो डिस्क्रीट मास सिस्टम के लिए कहीं ना कहीं एक सेंटर ऑफ मास होगा। उसकी पोजीशन कैसे निकालेंगे, उसकी पोजीशन तीन तरीके से निकलेगी। देखिए, या तो एक्स कोऑर्डिनेट में होगा, या फिर वाई कोऑर्डिनेट, या फिर जेड कोऑर्डिनेट। मतलब किसी भी एक कोऑर्डिनेट तो कुछ भी हो सकता है ना भाई, ऑब्जेक्ट 3D भी हो सकता है, 2D भी हो सकता है, 1D भी हो सकता है। तो उस केसेस में अगर मैं एक्स सेंटर ऑफ मास निकालूंगा, तो मैं निकालूंगा M1x1 प्लस M2x2 प्लस जितने भी मासेज हैं। ये क्या देख रहे हैं अपन, डिस्क्रीट मास सिस्टम के लिए देख रहे हैं। तो जितने भी मासेज हैं उनको x1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो M2x2, और नीचे टोटल मास जितना भी है उसको अपन डिवाइड कर देंगे, तो अपने को x सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा। वैसे ही y के लिए, वैसे ही z के लिए करेंगे। तो बिल्कुल आसान सा फॉर्मूला है। z के लिए देख लो M1z1, यानी कि जो m मास है उसका z कोऑर्डिनेट क्या है, मान लो x1 y1 और z1 इसके कोऑर्डिनेट है, तो जो z कोऑर्डिनेट होगा उसको m1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, z2 इंटू m2, तो मेरे को जो z डायरेक्शन के अंदर जो सेंटर ऑफ मास है वो मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप सेंटर ऑफ मास देख सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ कि अगर मुझे कॉमन सेंटर ऑफ मास निकालना, तीनों का, कि सेंटर ऑफ मास की कॉमन पोजीशन, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है कि मुझे R1 दिया रहेगा, ठीक है, R2 दिया रहेगा, तो M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस वही सेम फॉर्मूला यार, है ना, नीचे टोटल मास कर दो। ठीक है, सेंटर ऑफ मास क्या करता है, सेंटर ऑफ मास क्या करता है, दो मासेस के बीच की डिस्टेंस को उनके रेशियो के ऑपोजिट में डिवाइड कर दो। जैसे मान लो कि ये एक 4 kg के है, ठीक है, और ये 6 kg का मास है। ठीक है, तो अब इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, तो सेंटर ऑफ मास क्या करता है कि जो बीच की डिस्टेंस है, मान लो 10 सेंटीमीटर है, तो इसको क्या करता है, मासेस के उल्टे रेशियो में डिवाइड कर। जैसे ये 6 kg है तो ये हो जाएगी 6 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये 4 kg तो ये हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। इस तरीके से उल्टे रेशियो में डिवाइड कर देता है। तो यानी कि सेंटर ऑफ मास डिवाइड द डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस इन द इनवर्स रेशियो ऑफ देयर मासेस। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ मास जो आपको याद होने ही चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ मास कौन कौन से, देखिए सबसे पहले अपन देखते हैं सॉलिड कोन का सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा। सॉलिड कोन का जो सेंटर ऑफ मास, जैसे ये सॉलिड कोन है, ठीक है, ये सॉलिड कोन है, अब इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, तो आपको याद होना चाहिए। डिफरेंट बॉडीज के लिए अपन 8 से 10 बॉडीज देखेंगे जिसका डिफरेंट सेंटर ऑफ मास अपन याद करके रखेंगे। ये तो आपको याद होना चाहिए। आपको कोन का पूछ सकता है, या फिर कोन और स्फीयर का कॉम्बिनेशन का पूछ सकता है, तो आपको ये चीजें याद होनी चाहिए। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड कोन कितना होता है, h/4 होता है, याद रखना h/4, ठीक है। वही मैं बात करूं सेंटर ऑफ मास होलो कोन का कितना होगा, h/3 होगा। तो मुझे बताओ h/4 ज्यादा है या h/3 ज्यादा है, तो h/4 ज्यादा। क्यों, क्योंकि देखो ये अपना सॉलिड कोन है, ठीक है, सॉलिड कोन है, ठीक है, और ये अपना होलो कोन है। तो मुझे बताओ सॉलिड कोन में जो मास है नीचे की तरफ ज्यादा होगा, देखो ऊपर से नीचे आ रहा हूं, नीचे की तरफ ज्यादा होगा। अब इसमें क्या है, इसमें तो ठीक है, तो अब इसका मास नीचे की तरफ ज्यादा है, तो इसका जो डिस्टेंस होगा सेंटर ऑफ मास को छोटा होगा, तो ये हो जाएगा h/4, और इसका जो सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस होगा वो ज्यादा होगा, वो हो जाएगा h/3। तो आपको याद रखना है होलो कोन के लिए कितना होता है h/3, और सॉलिड कोन के लिए कितना होता है h/4। वही मैं बात करूं ट्रायंगुलर लेमिना के लिए, मतलब एक ट्रायंगुलर लेमिना, एक ट्रायंगुलर शीट ले ली, उसके लिए जो मेरे पास मास होगा वो किसके बराबर होगा, होलो कोन के बराबर ही होगा। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। मैंने साथ साथ इसलिए लिखा है क्योंकि दोनों का सेम है। देखो
इसका भी h/3 है और इसका भी h/3 है। तो मेरे पास अभी तक मैंने 3 पढ़े, मैं सारे याद करवा के दूंगा आपको। मैंने पढ़ा सॉलिड कोन h/4, होलो कोन h/3, ठीक है। और मैं बोलूंगा ट्रायंगुलर लेमिना तो सेम एज होलो कोन h/3, समझ गए। अब नेक्स्ट मास की बात करते हैं। नेक्स्ट आता है सॉलिड हेमिस्फीयर। एक आता है सॉलिड हेमिस्फीयर, एक होलो हेमिस्फीयर। सॉलिड हेमिस्फीयर का कितना होगा 3r/8। जैसे सॉलिड कोन का नीचे की तरफ ज्यादा होता है, वैसे ही आप लोग देख रहे हैं कि सॉलिड हेमिस्फीयर है ना, तो नीचे की तरफ जैसे जैसे आएंगे तो नीचे भार बढ़ता जाएगा, यानी सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस छोटी होगी। किसके कंपेरिजन में? होलो कोन के। होलो कोन का कितना होता है 4r/8, ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। और वही बात करेंगे होलो मतलब सॉलिड कोन का 3r/8, तो ऐसे याद रखें। तो अभी 4r/8 को क्या लिख सकता हूँ, r/2 लिख सकता हूँ, 4 से 8 कट जाएगा 2 टाइम्स, तो यानी कि ऐसा आप लिख सकते हैं। आपको ऑप्शन में तो r/2 ही मिलेगा, कोई भी आपको 4r/8 नहीं लिख के देगा, इतना स्पूड फीडिंग कोई नहीं करेगा। तो अपन ऐसे याद करने के लिए इसको लिख सकते हैं कि जो सॉलिड कोन है उसका सेंटर ऑफ मास होता है 3r/8, और जो होलो कोन है, देखिए होलो कोन का कितना हो जाएगा, मतलब सॉरी सॉलिड हेमिस्फीयर का होता है 3r/8 और होलो हेमिस्फीयर का कितना होता है 4r/8 यानी r/2। तो ऐसे याद रखें। तो अपने पास सॉलिड का कितना हो गया 3r/8 और होलो का कितना हो गया 4r/8। तो आप देखें कि सॉलिड ज्यादा है होलो ज्यादा, बिल्कुल सॉलिड का आपको कम मिलेगा और होलो का आपको ज्यादा मिलेगा, ठीक है। तो ये होलो हेमिस्फीयर का 4r/8 हो गया। नेक्स्ट अपन बात करें सेमी सर्कुलर रिंग की। तो सेमी सर्कुलर रिंग का भी आपको याद होना चाहिए, कितना होता है 2r/π, कितना होता है 2r/π, ठीक है। मैं लास्ट में सबका याद करवा दूंगा। और सेमी सर्कुलर डिस्क अगर मैं लूंगा तो मैंने देखा कि सेमी सर्कुलर रिंग है, रिंग में अपने 2r/π था, ठीक है। और डिस्क का कितना हो गया, ऊपर नीचे दो जोड़ दो तो ऊपर हो गया 4r, नीचे हो गया 3π। ऊपर नीचे अगर दो जोड़ूंगा तो मेरे पास डिस्क का मिल जाएगा, ठीक है। तो अपन अभी तक क्या क्या पढ़ा अपन ने, सबसे पहले अपन ने पढ़ा सॉलिड कोन। सॉलिड कोन का कितने पर था h/3 नहीं h/4। सॉलिड कोन का कितना था h/4। होलो कोन का कितना था h/3। ट्रायंगुलर लेमिना का कितना था h/3, सेम एज होलो कोन, ठीक है। अब और मैं कौन सी बात कर रहा था, और मैं बात कर रहा था होलो हेमिस्फीयर और सॉलिड हेमिस्फीयर। तो होलो हेमिस्फीयर का ज्यादा होगा सॉलिड हेमिस्फीयर का, होलो हेमिस्फीयर का ज्यादा होगा क्योंकि उसमें ऊपर की तरफ होगा, इसमें नीचे की तरफ होगा। नीचे की तरफ मतलब डिस्टेंस कम, तो ये हो जाएगा 3r/8 और ये हो जाएगा 4r/8, ठीक है। अब एक और मैंने बात की थी रिंग के लिए और एक की थी डिस्क के लिए। तो डिस्क में तो पूरा मास इधर की तरफ होता है, तो मैंने डिस्क के लिए छोटा होगा, तो छोटा कितना होता है 4r/3π, ठीक है। और मैंने क्या किया था इसमें r/2π, इसमें क्या करना है मुझे दो जोड़ने, तो ऊपर 2 जोड़ूंगा तो 4r हो जाएगा, इधर नीचे 2 जोड़ूंगा तो 3π हो जाएगा। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सर्कुलर आर्क। सर्कुलर आर्क में याद रखना है आपको r sin θ/θ, इसमें कोई ट्रिक नहीं है, आपको याद ही करना पड़ेगा r sin θ/θ। और थीटा हमेशा किस में रखना है, रेडियन में रखना है। आप डिग्री में रखेंगे तो आपको आंसर नहीं मिलेगा। तो इसका जो याद रखना है, जो एक्स सेंटर ऑफ मास होगा सर्कुलर आर्क का वो कितना होगा r sin θ/θ। और सेक्टर मतलब कि एक सेक्टर माना है मैंने सर्कुलर प्लेट का, वो तो क्या था एक रिंग थी, रिंग का सेक्टर, ये सर्कुलर प्लेट का सेक्टर। तो इसमें क्या होगा, इसमें उससे कम होगा, उसमें कम कितना होगा 2r sin θ/3θ। उसमें कितना था r sin θ/θ, याद रखना है, ठीक है, r sin θ/θ। और इसमें कितना हो गया 2r, और थीटा हमेशा रेडियन में ही रहना चाहिए। अब मुझे बताओ सेंटर ऑफ मास का मोशन मैंने करवा दिया, तो मोशन जो मैंने पोजीशन का बताया था ना, वही आप मोशन के लिए, वेलोसिटी के लिए वही फॉर्मूला होगा, एक्सेलरेशन के लिए वही फॉर्मूला होगा। बस इधर पोजीशन था ना, इसकी जगह यहाँ वेलोसिटी रख दो और इसकी जगह एक्सेलरेशन रख दो, दैट्स इट। बाकी सेम टू सेम फॉर्मूला रहता है, m1a1 प्लस m2a2 अपॉन m1 प्लस m2 कितना हो जाएगा a सेंटर ऑफ मास, जो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन होगा। मान लीजिए 3 बॉडीज है, ठीक है, ये a1 से चल रही है, a2 से चल रही है, a3 से चल रही है। तो आप क्या करो m1a1 प्लस m2a2 प्लस m3a3 कर दो, तो आपको जो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन है वो मिल जाएगा। यार हिल जाता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं स्पेशल केस। कुछ स्पेशल केस है, जैसे मान लीजिए पुली वाला है, ठीक है। इस पुली वाले में क्या होता है, ऐसे देखो आप, ये पुली बना रखी है, ये पुली बना रखी, ये m1 है, ये m2 है। अब मैंने m2 को ज्यादा माना, तो एक्सेलरेशन पुली का जो जैसे ये इधर की तरफ मूव करेगा, तो ये सिस्टम नीचे की तरफ मूव कर रहा है। तो इस केस में जो एक्सेलरेशन अपन ने क्या देखा था, एक्सेलरेशन होता है, अपन ने याद किया था एनएलएम के अंदर कितना होता है m2 माइनस m1g अपॉन m1 प्लस m2, यही होता है एक्सेलरेशन, ठीक है, पुली के केस में। अब मुझे बताओ इस एक्सेलरेशन को मैं अगर उसमें रखना चाहूंगा, तो इसका अगर मैं नॉर्मल फॉर्मूला से लिखूंगा, क्या लिखूंगा m1a1 प्लस m2a2। तो a तो दोनों का सेम है ना भाई, पुली वाले केस में तो a सेम ही रहता है, तो यानी m1a
और ये इस ए की डायरेक्शन ऊपर है, इस डायरेक्शन नीचे, तो m1a माइनस m2a अपॉन m1 प्लस m2। अब a कॉमन ले लूंगा तो a m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2। अब मैं क्या करूंगा, इस a का फॉर्मूला पुट कर दूंगा। a का फॉर्मूला मैंने पुट कर दिया, m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2, ये मैंने पुट कर दिया। तो अब ये देखो, ये और ये दोनों लगभग सेम है, ठीक है, लेकिन इसमें माइनस बाहर निकालूंगा तब ये सेम होगा, क्योंकि इसमें m2 माइनस m1 है और इसमें m1 माइनस m2 है। तो मैं जब अगर माइनस बाहर निकालूंगा तो सेम होगा, तो उस केस में मेरे पास फॉर्मूला मेरे फाइनल मिलेगा माइनस ऑफ m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर इनटू g। बस मैंने कुछ नहीं किया, वहां से a जो मेरे को एनएलएम के अंदर निकाला था उस a को कॉमन लेके यहाँ पे पुट किया, दैट्स इट। ठीक है, आपको याद नहीं करना, खुद से पुट कर लेना है। अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, नेक्स्ट टॉपिक इन द सेंटर ऑफ मास। देखो, मैं कहता हूँ कि फोर्स का फॉर्मूला क्या पढ़ाया तो मैंने तुम्हें, एक्शनल फोर्स का फॉर्मूला था कि मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टोटल टाइम टेकन, dp बाई dt, dp बाई dt। ये मोमेंटम किसका था, सिस्टम का मोमेंटम, यही था। अब मुझे बताओ, अगर मैं बोलूँ कि एक्शनल फोर्स जीरो है, तो अगर मैं इसको जीरो कर दूँ, तो जब भी मैं जीरो करता हूँ तो डिफरेंशिएशन के अंदर ये जो क्वांटिटी होती है कांस्टेंट हो जाती है, यानी सिस्टम का मोमेंटम क्या हो जाएगा, जब भी एक्शनल फोर्स जीरो होगा सिस्टम का मोमेंटम कांस्टेंट हो जाएगा। सिस्टम का मोमेंटम कांस्टेंट होने का मतलब कि मोमेंटम चेंज नहीं हुआ, तो जो इनिशियल मोमेंटम होगा वही फाइनल मोमेंटम के बराबर हो जाएगा। यानी जब भी एक्शनल फोर्स जीरो तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम लगाना है। इसके अंदर सिर्फ 3 केस बनते हैं, तीनों केस याद रखना। और अगर आपको क्वेश्चन के अंदर इन तीनों में से कोई भी वर्ड बोले जाए, जैसे आप लोग देखें कि गन बुलेट और ब्लॉक बुलेट है ना, और एक और है वो मैं बताता हूँ, ठीक है। तो ये 3 केस अगर आप कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में आते हैं तो डायरेक्ट आपको COLM लगाना है और P इनिशियल इज इक्वल्स टू P फाइनल करना है। पहला केस गन और बुलेट प्रॉब्लम। गन और बुलेट प्रॉब्लम में कैसे करना है मैं बताता हूँ। देखो, गन और बुलेट प्रॉब्लम क्या हुआ कि मान लो कि मैं देखते हैं, जैसे अभी ये अपने पास गन है ना, इसके ऊपर कोई एक्शनल फोर्स नहीं लगा। इनिशियल कंडीशन में इसका मोमेंटम, जो बुलेट है वो भी रेस्ट पे है और गन है वो भी रेस्ट पे, तो इनिशियल मोमेंटम दोनों का जीरो हो गया। फाइनल मोमेंटम के अंदर जैसे मैंने इस गन को दबाया तो जो बुलेट निकली वो छोटे m मास की जो बुलेट थी वो तो बाहर चली गई, यानी बुलेट फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा, मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट, प्लस जो गन है उसके वो भी तो रिकॉयल करेगी, तो मास ऑफ गन इनटू रिकॉयल वेलोसिटी ऑफ गन, तो ये आपको फाइनल मोमेंटम मिल जाएगा। अब मुझे बताओ, जब भी गन बुलेट प्रॉब्लम आएगी, मैंने बोला कि आपको कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाना है, यानी एफ एक्सटर्नल इसके अंदर जीरो होता है, तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाऊंगा तो मैं लिख दूंगा P इनिशियल इज इक्वल्स टू P फाइनल। तो इनिशियल मोमेंटम कितना था, जीरो था, और फाइनल मोमेंटम mvb प्लस बड़ा mvg, यही था। अब मुझे बताओ, मुझे वेलोसिटी ऑफ गन निकालनी, तो आराम से निकाल सकता हूँ। तो वेलोसिटी ऑफ गन मुझे मिल जाएगी, ये उधर जाएगा तो माइनस mvb अपॉन मास ऑफ गन, ये आपको मिल गई। तो आपको कोई भी फॉर्मूला याद नहीं करना इसके अंदर आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं करना, आपको जस्ट कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाना, यानी इनिशियल मोमेंटम को फाइनल मोमेंटम के बराबर कर देना। जब भी आप क्वेश्चन के अंदर गन बुलेट देखो, सेंटर ऑफ मास का क्वेश्चन है, तो डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो, मतलब P इनिशियल इज इक्वल्स टू P फाइनल कर सकते हो। दूसरा जो मैंने बोला केस आता है एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब। ये आपको एक बॉम्ब दिया गया है। अब मुझे बताओ, धरती के ऊपर जैसे ये मान लो, अगर ये अर्थ है, अर्थ के ऊपर ये बॉम्ब पड़ा हुआ है, तो इनिशियल कंडीशन में बॉम्ब का जो मोमेंटम होता है कितना होता है, जीरो होता है, मतलब बॉम्ब रेस्ट पे होता है। अब मुझे इसका फाइनल मोमेंटम बताओ। ये बॉम्ब क्या किया, एक्सप्लोड किया और 2 भागों में टूट गया, 2 भागों में टूटा, तो v वेलोसिटी से ये भागा और v2 वेलोसिटी से ये भागा, तो यानी कि m1v1 प्लस m2v2, ये फाइनल मोमेंटम हो गया। तो मुझे बताओ, मैं इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम कर दूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। जिस भी पार्ट की वेलोसिटी मेरे से पूछेगा तीनों दे के, तो मैं निकाल लूंगा। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर भी, यानी बॉम्ब एक्सप्लोजन बोले या गन बुलेट बोले, दोनों में मुझे यही करना है, या फिर गन और ब्लॉक बोले। गन और ब्लॉक में क्या क्या केसेस होते हैं आइए दिखाता हूं। देखो, सॉरी, बुलेट और ब्लॉक में, तो बुलेट ब्लॉक सिस्टम क्या कहता है, ये एक ब्लॉक है, ये क्या है, ये एक ब्लॉक है m मास का, मैंने बुलेट मारी यहां से, जैसे ही बुलेट मारूंगा तो इनिशियल कंडीशन में मास ऑफ बुलेट क्या था m और वेलोसिटी ऑफ बुलेट u, तो इसके अंदर जैसे ही मारी तो ये क्या करता है, h हाइट ऊपर चढ़ जाता है, ठीक है, h हाइट ऊपर चढ़ गया, तो यहां आपको मिल गई ये बुलेट। और पहला केस अपन पढ़ रहे हैं, पहला केस, 2 केसेस के अंदर इसको पढ़ेंगे। एक केस जब बुलेट
क्या की मास जो एम ब्लॉक का जो एम मास का जो ब्लॉक था उसके अंदर एम्बेडेड रह गई और दूसरे में उसे चीरती हुई निकल गई। तो दो केसेस पड़ेंगे। तो पहला केस, जब गन इसके अंदर मतलब बुलेट इसके अंदर ही रह जाए, तो मुझे बताओ इनिशियल मोमेंटम कितना होगा सिस्टम का। मैंने क्या बोला, तीन केसेस, कुछ भी हो जाए क्वेश्चन के अंदर इन तीनों में से एक का नाम लिखा है, आप पी इनिशियल इक्वल्स टू पी फाइनल कर दो एंड दैट्स इट, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आपको कोई फॉर्मूला नहीं रटना। मुझे बताओ ये जो एम मास है इनिशियली रेस्ट के ऊपर था, ठीक है, तो यानी इस एम मास का तो मोमेंटम जीरो हो गया। तो मोमेंटम सिर्फ किसका था, सिर्फ और सिर्फ गन का था, सॉरी बुलेट का था। तो बुलेट का कितना था, एम इंटू यू। अब मुझे पी फाइनल बताओ। पी फाइनल क्या हुआ कि अब ये तो एच हाइट ऊपर चढ़ गया और जो ये ब्लॉक है इस अब मुझे बताओ फाइनल मोमेंटम क्या हो गया। ये दोनों चलेंगे v वेलोसिटी से मान लो, ठीक है। अब मुझे बताओ फाइनल मोमेंटम m प्लस m, दोनों एम्बेडेड है, मतलब ब्लॉक और बुलेट इनटू दोनों किस वेलोसिटी से चल रहे हैं, v वेलोसिटी से। तो ये फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम, क्या मैं फाइनल और इनिशियल को बराबर कर लूंगा तो मुझे आंसर मिल जाएंगे। तो आप सीधा सीधा देख लो मुझे क्या निकालना है। मान लो अब मुझे वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक निकालनी है, ठीक है। केस पहला कौन सा देख रहे हैं, व्हेन बुलेट रिमेन्स एम्बेडेड इन द ब्लॉक, वो जो अभी अपन मैं समझा रहा था। अब उसके अंदर मुझे वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक निकालनी है। तो आप देखो यहां से क्या वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक नहीं निकलेगी, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ही तो आई है। तो ये वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक निकालने के लिए मैं इनिशियल और फाइनल मोमेंटम बराबर कर दूं, तो एम यू इजिकल्स टू एम प्लस एम इंटू वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक। तो मेरे पास वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक कितनी मिल जाएगी, एम यू अपॉन एम प्लस एम। समझे क्या, ये देखो एम यू अपॉन एम प्लस एम। अब एक कंडीशन याद रखनी है कि जब भी आपको बुलेट ब्लॉक प्रॉब्लम दे तो उसके अंदर आपको उससे सीधा कंपेयर कर लेना मोशन डायरेक्ट ग्रेविटी से। अगर आप इसको मोशन डायरेक्ट ग्रेविटी से कंपेयर कर लेंगे तो आपको वेलोसिटी भी मिल जाएगी और टाइम ऑफ फ्लाइट भी मिल जाएगी। मुझे बताओ इसकी जो वेलोसिटी होगी, अपन मान लेते हैं कि अगर ये जैसे ये देखो ये अगर h हाइट ऊपर जाता है, कितनी हाइट, h हाइट ऊपर, तो मुझे बताओ मोशन एंड ग्रेविटी में h हाइट के लिए क्या फॉर्मूला हुआ करता था वेलोसिटी का, √2gh। तो अगर ये h हाइट ऊपर जाएगा तो वेलोसिटी कितनी गेन करेगा, √2gh, ये याद रखना है। तो अगर ये h हाइट ऊपर जाएगा तो वेलोसिटी कितनी गेन करेगा, v इक्वल्स टू √2gh। तो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक आपको रटने के लिए मिल जाएगी √2gh। मोशन एंड ग्रेविटी सा इसका कोई रिलेशन नहीं होता, बस याद करने के लिए बता रहा हूं, वेलोसिटी √2gh होती है ब्लॉक के ऊपर जाने के बाद, ठीक है। अब मुझे स्पीड ऑफ बुलेट निकालनी है, यू निकालनी है। तो मुझे यू कैसे निकलेगी, मैंने क्या बोला था, इनिशियल मोमेंटम क्या वहां पर क्या लिखा था, एम यू, और फाइनल मोमेंटम एम प्लस एम इंटू यू वी। तो ये इनिशियल मोमेंटम इजिकल्स टू फाइनल मोमेंटम कर देता हूं इंटू वेलोसिटी। अब मुझे बताओ मुझे क्या बुलेट का वो निकालना है, वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। तो एम प्लस एम इंटू ये वी कितना था, √2gh अपॉन ये एम नीचे आ जाएगा एम। तो ये आपको वेलोसिटी ऑफ बुलेट मिल गई। मुझे बताओ क्या ये फॉर्मूला रटने की जरूरत है क्या, नहीं रटने की जरूरत है। आपको हर एक कंसेप्ट के अंदर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के अंदर इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम को बराबर कर देना बस, ठीक है। अब मुझे पूछेगा कि मैक्सिमम हाइट मैंने कितनी गेन की, तो मैक्सिमम हाइट कितनी गेन की, मैक्सिमम हाइट वैसे तो आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं, जो भी मोशन एंड ग्रेविटी वाला ही वही v²/2g, मोशन एंड ग्रेविटी से डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर सकते हैं। लेकिन आप ऐसे देखो v इक्वल्स टू अपन ने क्या पढ़ा, √2gh, इसको सॉल्व कर लोगे तो भी आपको h इधर जाके स्क्वायर होगा v² और 2g नीचे आएगा v²/2g, h मिल जाएगी। अब ये वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है, ये जो वेलोसिटी का फॉर्मूला है, इसको यहाँ पुट कर दो तो आपको ये वाला फॉर्मूला मिल जाएगा। तो मुझे बताओ कुछ भी याद करने की जरूरत है क्या, इसके अंदर कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। दूसरा केस आता है कि बुलेट ने क्या किया, इसको चीरते हुए बाहर निकल गई। तो अब मुझे बताओ इनिशियल मोमेंटम कितना होगा। इनिशियल मोमेंटम, ये ब्लॉक तो रेस्ट पे था और बुलेट का इनिशियल मोमेंटम था m इंटू यू। मुझे बताओ फाइनल मोमेंटम कितना होगा। अब की बार फाइनल मोमेंटम ब्लॉक और बुलेट दोनों का अलग अलग होगा, क्यों, पहले केस में एम्बेडेड थी, अब दोनों अलग अलग हैं। तो बी, इफ बुलेट इमर्जेस आउट ऑफ द ब्लॉक, अगर बुलेट ब्लॉक से बाहर निकल जाए तब कितना होगा। तो फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा, बुलेट का मास इंटू बुलेट की वेलोसिटी v1 प्लस ब्लॉक का मास इंटू ब्लॉक की वेलोसिटी v2। ये तो इनिशियल और फाइनल मोमेंटम को मैं बराबर कर दूंगा तो मेरे पास ये इक्वेशन मिल जाएगी मुझे, ठीक है। अब मुझे बताओ ये ब्लॉक की वेलोसिटी कितनी होगी, ब्लॉक की वेलोसिटी हो जाएगी √2gh, ठीक है। वही फॉर्मूला सेम, तो उसको यहाँ पुट करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ये इसके केसेस कम ही पूछे जाते हैं, पहले वाले के ज्यादा पूछते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है मैन प्लैंक सिस्टम का। मैंने बोला कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में कुछ नहीं करना, इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम कर देना और किसी में भी फॉर्मूला याद नहीं करना है,
ठीक है, बस इतनी सी बात, ये बात ध्यान में रखनी है। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब उसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन आता है मैन प्लैंक सिस्टम का। जितने भी आप पीवाईक्यू करोगे तो मैन प्लैंक सिस्टम में एक ही चीज पूछता है। क्या पूछता है कि अगर जैसे मान लो ये जो प्लैंक है ये नदी के ऊपर रखा हुआ है, अब ये बच्चा छोटू ऐसे चल रहा है, तो मुझे तो जैसे ये चलेगा तो जैसे जैसे आगे चलेगा पानी के ऊपर ये प्लैंक पीछे की तरफ खिसकेगा, तो यानी प्लैंक कितना डिस्प्लेस होगा, एक्स डिस्प्लेस होगा। तो ये एक्स मुझे निकालनी होती है, तो डायरेक्ट आप एक्स का फॉर्मूला याद रख लें, एम एल अपॉन एम प्लस एम। इसमें एल क्या है, एल है लेंथ ऑफ प्लैंक, मास ऑफ बॉय, मास ऑफ प्लैंक। ये याद रखें, ये फॉर्मूला याद रखें, बस इससे आपका मैन प्लैंक का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब आ जाते हैं कोलिजन के ऊपर, सेंटर ऑफ मास कंप्लीटेड। ठीक है, अब कोलिजन के अंदर कितनी स्लाइड है, लगभग 10-11 स्लाइड होगी, और आपको आसानी से पूरा का पूरा कोलिजन रटवाने की जिम्मेदारी मेरी। आ जाओ। कोलिजन दो तरीके का होता है, एक तो ऑब्लिक कोलिजन, एक हेड ऑन कोलिजन। देखो ये तो हो गया हेड ऑन कोलिजन, ऐसे गया ऐसा, ये टक्कर हुई, हेड ऑन कोलिजन। अब ये हो गया ऑब्लिक कोलिजन। ठीक है, तो इस तरीके से तो हेड ऑन कोलिजन को सबसे पहले पढ़ते हैं। मान लीजिए ये जो m मास है ये u1 वेलोसिटी से इधर भाग रहा है और ये m2 मास u2 वेलोसिटी से उधर भाग रहा है। अब दोनों की टक्कर हो गई। मुझे बताओ क्या ये टक्कर होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? कंडीशन क्या होनी चाहिए कि ये u2 की वैल्यू u1 से बड़ी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि नहीं तो टक्कर नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? देखो अगर ये u2 बड़ा हुआ तो ये तो पहले ही भाग जाएगा, जूम, ये तो पीछे ही रह जाएगा, तो टक्कर नहीं होगी। टक्कर के लिए जरूरी है कि u2 की वैल्यू u1 से बड़ी हो। अब ये टक्कर हो गई, टक्कर होने के बाद ये दोनों सेपरेट हो गए। तो ये क्या थी? ये तो थी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, और ये क्या हो गई? ये हो गई वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो आपको सीधा सीधा समझ में आ रहा है, ये वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ये वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो इन दोनों टर्म्स का यूज करके एक नए टर्म डिफाइन करते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई क्या होता है? ई इज इक्वल्स टू द वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, कि किस वेलोसिटी से दोनों सेपरेट हो रहे हैं और किस वेलोसिटी से अप्रोच हो रहे हैं। अब मुझे बताओ, सेपरेट हो रहे हैं मतलब v2 क्या है? ज्यादा है। अप्रोच कर रहे हैं मतलब क्या है? u1 ज्यादा है, क्योंकि तभी तो अप्रोच कर पाएंगे। तो यानी कि यहां पर जो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हो जाएगी वो तो हो जाएगी v2 माइनस v1, ज्यादा माइनस कम करना है, और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो जाएगी u1 माइनस u2। तो इन दोनों का डिवाइड कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा e, और e की वैल्यू हमेशा याद रखना 0 के बराबर हो सकती है या फिर 0 से बड़ी होगी, कभी नेगेटिव नहीं होती है, या फिर 1 से छोटी होगी या 1 के बराबर हो सकती है। ये चीजें याद रखनी है। कौन से केस में क्या ई की वैल्यू होगी वो देख लेते हैं। आइए पहले देखते हैं कोलिजन कितने टाइप का होता है। कोलिजन 3 टाइप का होता है, इलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक कोलिजन और परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। देखो इलास्टिक कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या है? कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं है। तो यानी कि इसकी ई की वैल्यू कितनी होती है? 1। और मुझे बताओ जब भी ई की वैल्यू 1 होगी तो यहां से देखो, अगर मैं ई की वैल्यू 1 कर दूं तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इधर आके वेलोसिटी ऑफ अप्रोच मल्टीप्लाई करेगा, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या हो जाएगी? दोनों बराबर हो जाएगी। ये अगर ई की वैल्यू 1 रखूंगा तो ये वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन तो इधर ही रहेगा, और ये इधर आके मल्टीप्लाई करेगा, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो जाएगी ना? बताओ हो जाएगी। अब देखो इसमें यही है कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बराबर होती है। अब मुझे बताओ क्या इलास्टिक कोलिजन के अंदर मोमेंटम कंजर्व रहेगा? बिल्कुल कंजर्व रहेगा साहब। एक चीज याद रखना, कोलिजन चाहे कोई भी हो, कोलिजन के अंदर हमेशा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम रहता है। मोमेंटम हमेशा और हमेशा कोलिजन के अंदर कंजर्व रहता है, दैट्स इट। और काइनेटिक एनर्जी सिर्फ कंजर्व रहती है अपना इलास्टिक कोलिजन में, बाकी दोनों में काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है, मतलब जो स्पीड है पार्टिकल उसका लॉस होता है। और प्रैक्टिकल के अंदर इनइलास्टिक कोलिजन ही होते हैं, यह इसमें इलास्टिक कोलिजन नहीं होता है प्रैक्टिकल में। तो यानी काइनेटिक एनर्जी का लॉस यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, यहाँ भी मोमेंटम कंजर्व रहेगा, यहाँ भी मोमेंटम कंजर्व रहेगा, लेकिन यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होगा। यहाँ पर आप लोग देखेंगे काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी, और यहाँ भी आप लोग देखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा। अब मैं बात करूं परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, तो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन के लिए ई की वैल्यू कितनी होती है? 0। कंप्लीटली इनइलास्टिक मतलब कि जाके चिपक ही गया है। जब एक आता है टकरा के वापस नहीं जा पाता, जाके चिपक ही जाता है। चिपक गया मतलब सेपरेट हुआ ही नहीं, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 0। तो यहां पर इस केस में जो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन मिलेगी 0 मिलेगी। इसको अपन उस इक्वेशन से भी प्रूव कर सकते हैं कि अगर मैं ई की वैल्यू यहां पर क्या रखूं, ई की वैल्यू अगर मैं 0 रख दूं तो ये उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन यहां से भी 0 मिल जाएगी।
और मोमेंटम यहाँ भी कंजर्व रहेगा, मैंने बोला था, और काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है, और सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी का लॉस ही इसी में होता है। परफेक्टली इनइलास्टिक के अंदर सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का लॉस किस केस में होता है? परफेक्टली इनइलास्टिक के केस में, जिसकी ई की वैल्यू 0 होती है। अब मुझे बताओ कि इनइलास्टिक कोलिजन का केस, इनइलास्टिक कोलिजन, ये 0 हो गया ई, ये 1 हो गया ई, और ये हो गया ई 0, तो ई 0 और 1 के बीच में होता है इनइलास्टिक कोलिजन। यहां पर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ई टाइम्स होती है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के, इस फॉर्मूला से, इस फॉर्मूला से देखो, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन लिखा हुआ है। अब वेलोसिटी ऑफ अप्रोच को उधर जाके मल्टीप्लाई करूंगा तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या हो जाएगी? ई टाइम्स वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो ये यही यहां लिखा हुआ है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज ई टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। और मोमेंटम ऑफ सिस्टम यहाँ कंजर्व रहता है, मैंने बोला हर एक कोलिजन में रहता है, और काइनेटिक एनर्जी का यहाँ भी लॉस होता है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है। ठीक है, तीनों कोलिजन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। ये एक फॉर्मूला आता है, इसको याद करवाने में मुझे भी बड़ी प्रॉब्लम होती है, बच्चे थक जाते हैं इसको याद करते करते, लेकिन ये इक्वेशन दोनों आपको याद करनी ही पड़ेगी, इसका कोई अल्टरनेट नहीं है। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको तरीका बता देता हूँ याद करने का, कि अगर ये है मतलब वेलोसिटी ऑफ, जो बाद में टकराने के बाद की जो वेलोसिटी है ना, उनका फॉर्मूला, तो मान लो एक ऑब्जेक्ट है, उसकी वेलोसिटी v1 है, ठीक है, तो v1 के लिए मुझे बताओ क्या यहाँ पर ऊपर m1 आएगा? बिल्कुल आएगा, माइनस ई m2 अपॉन नीचे हमेशा क्या रखना है? m1 प्लस m2, ये याद रखना। मैं मतलब थोड़ा सा याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ, बाकी तो आपको याद करना ही पड़ेगा। अगर v1 है तो ऊपर m1 होगा माइनस ई m2, और m1 प्लस m2, और प्लस प्लस अगर v1 है तो प्लस के बाद में आएगा m2, क्या आएगा? m2, तो प्लस के बाद हो जाएगा 1 प्लस ई इंटू m2 अपॉन नीचे आएगा हमेशा m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। ठीक है, अब मुझे बताओ अगर v1 है तो इसमें u1 का मल्टीप्लिकेशन और इसमें u2 का मल्टीप्लिकेशन, समझ गए? अगर v1 है तो इसमें u1 का और इसमें u2 का मल्टीप्लिकेशन। अब मुझे v2 लिखना है, तो v2 कैसे लिखूंगा? v2 के लिए यहां ऊपर क्या आएगा? v2 आएगा माइनस, अरे ऊपर आएगा v2 के लिए m2 माइनस ई m1। ठीक है, ये समझ में आ गया, m2 माइनस ई m1 अपॉन m1 प्लस m2। भाई नीचे तो हमेशा m1 प्लस m2 आएगा। अब मुझे बताओ प्लस के बाद क्या होगा? प्लस के बाद क्या होगा? v2 है तो ऊपर आएगा m1, यानी 1 प्लस ई, यहां 1 प्लस ई लिखना है, और यहां m1। ठीक है, और अगर v2, भाई नीचे तो हमेशा क्या होगा? m1 प्लस m2, और अगर v2 है तो यहां मल्टीप्लिकेशन कर दो u2 का और यहां u1 का। अब इसको मैं अच्छे से रटवाता हूं, आ जाओ देखो। सबसे पहले आपको लिखना है v1, ठीक है, तो मुझे बताओ v1 को कैसे लिखोगे? तो v1 है तो यहां आपको लिख देना है m1, लिख दिया। v1 है तो यहां m1 आएगा, माइनस क्या बचा? m2, तो उसमें e का मल्टीप्लिकेशन कर दो, e m2। नीचे हमेशा क्या आएगा? m1 प्लस m2। दैट्स इट, पहला कंप्लीट। फिर आप लिखो प्लस, यहां क्या है? v1 तो ऊपर आएगा m2, दूसरे वाले में v उल्टा आता है, तो m2 से आगे लिखना है बस v1 प्लस ई, यहां पे e लिखना है, यहां पर 1 प्लस ई लिखना है, m2। नीचे हमेशा फिक्स है m1 प्लस m2। ठीक है, अब यहां v1 है तो यहां मल्टीप्लिकेशन कर दो u1 का और यहां मल्टीप्लिकेशन कर दो u2 का। दैट्स इट, ये पूरा फॉर्मूला हो गया। अब अपन दूसरा वाला फॉर्मूला लिखते हैं। अब तो आप दूसरा वाला आसानी से लिख सकते हैं। दूसरा वाला लिखते हैं। अब अपने को लिखना है v2 लिखना है, तो सीधा सीधा याद रखो v2 इजिकल्स टू, यहां क्या लिखोगे? v2 है तो यहां ऊपर आएगा m2 माइनस ई m1 अपॉन नीचे तो हमेशा फिक्स है m1 प्लस m2 प्लस, अब यहां v2 है तो दूसरे वाले में क्या आता है? m1 आता है, तो 1 प्लस ई इंटू m1 अपॉन नीचे तो हमेशा फिक्स है m1 प्लस m2। अब मुझे बताओ v2 है तो यहाँ क्या आएगा? यहाँ u2 आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा? u1 आ जाएगा। दैट्स इट, दोनों फॉर्मूले आपको याद करवा दिए। बताओ याद हुए क्या? अगर ये फॉर्मूला याद हुआ तो एक कमेंट जरूर करना, थैंक यू भैया। सच में आपकी बहुत हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ माइंड मैप्स के थ्रू, तो इसके नीचे कमेंट जरूर करना, थैंक यू भैया। कमेंट से क्या होता है कि थोड़ी सी खुशी मिलती है कि यार बच्चों को सच में कंटेंट पसंद आ रहा है। तो कभी कभी नहीं रिकॉर्ड करने का मन करता ना, देखो कभी कभी क्या होता है इंसान थक जाता है, उसका लगता है कि यार अब क्या ही रिकॉर्ड करूँ,
तो अगर ऐसा लगता है कि बच्चे बहुत पसंद करते हैं तो एक नई एनर्जी, एक नई ऊर्जा मिलती है और मन करता है कि बस पढ़ाते रहो पढ़ाते रहो पढ़ाते रहो। अब मुझे बताओ, एक आपको याद रखना है, उसी फॉर्मूला के अंदर आप अगर ई की वैल्यू 0 पुट करेंगे ना तो आपको ये फॉर्मूला मिलेगा, लेकिन इसको आप डायरेक्ट याद कर लो, बहुत आसान है। m1u1 प्लस m2u2, जो सेंटर ऑफ मास वाला फॉर्मूला था वही सेम है, अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, ये वेलोसिटी ऑफ कंबाइंड है किसमें? परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में। मुझे बताओ क्यों? देखो, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या होता है? परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन का मतलब होता है ये m1 है, ये m2 है, ये दोनों कोलाइड करेंगे और ई कोफिशिएंट और रेस्ट्रिक्शन कितना है? सॉरी 1 है, परफेक्टली इनइलास्टिक है 0। हाँ ठीक है, परफेक्टली इनइलास्टिक में ई का जी वैल्यू 0। अब मुझे बताओ ये क्या करेंगे? एक दूसरे से चिपक ही जाएंगे। अब चिपकने के बाद वी कंबाइंड मिलेगी इनको, कभी भी कोलिजन के बाद अलग अलग वेलोसिटी नहीं मिलेगी, दोनों की कंबाइंड वेलोसिटी मिलेगी। और कंबाइंड वेलोसिटी कितनी होगी? ये मान लो u1 से चल रहा था और ये u2 से चल रहा था, तो m1u1 प्लस m2u2 अपॉन m1 प्लस m2, यहां पर आपको कंबाइंड वेलोसिटी मिलेगी। ठीक है, अब देखो कुछ स्पेशल केस आते हैं, कुछ स्पेशल केस कैसे? और आप लोग देखेंगे कॉलेजन के अंदर आपको हमेशा स्पेशल केसेस से ही सवाल मिलेगा, तो स्पेशल केसेस को आराम से ध्यान से सब समझ लो। देखो ये कहता है स्पेशल केस, स्पेशल केस का मतलब क्या है? देखो ये कहता है अगर इफ ए कॉलिजन इज इलास्टिक E इज इक्वल्स टू 1, मासेज आर इक्वल, M इज इक्वल्स टू M1। मतलब मुझे बताओ, ये कह रहा है कि कॉलिजन अगर इलास्टिक है, E की वैल्यू 1 दे रखी है, कॉलिजन परफेक्टली इलास्टिक है। और याद रखना स्पेशल केसेस को एकदम जहन में बिठा लो ताकि आप लोगों को कॉलिजन के अंदर क्वेश्चन गलत ना हो। बहुत छोटा सा चैप्टर, एक क्वेश्चन आता है, बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाता है। ये कहता है अगर कॉलिजन इलास्टिक है E is equals to 1 और दोनों मासेस बराबर हैं, m1 is equals to m2, देन आफ्टर कोलिजन वेलोसिटीज गेट एक्सचेंज। मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर कोलिजन इलास्टिक है और मासेस दोनों बराबर है, ये भी मास m है, ये भी मास m है, अगर ये पहले 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड चल रहा था और ये 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड, अब कोलिजन के बाद क्या होगा? ये दोनों वेलोसिटीज आपस में एक्सचेंज हो जाएगी। ये है, अगर इलास्टिक कोलिजन और मासेस बराबर है तो वेलोसिटीज एक्सचेंज हो जाएंगी। मतलब ये जो पहला ब्लॉक है, ये दूसरा ब्लॉक, ये पहला ब्लॉक, ये दूसरा ब्लॉक, तो जो दूसरे वाले की जो वेलोसिटी वो पहले के पास आ जाएगी, जो पहले की वेलोसिटी वो दूसरे के पास आ जाएगी। दैट्स इट। यानी v1 इज इक्वल्स टू u2 के बराबर, v2 इज इक्वल्स टू u1 के बराबर। ये कब पॉसिबल है? जब e इज इक्वल्स टू 1 हो और दोनों मासेस बराबर हो। ये दो कंडीशन होगी तब ये वैलिड है। दूसरा स्पेशल केस अपना आता है कि मान लो कि जो m है ये बहुत बड़ा है, एक का m बहुत ही बड़ा है। मतलब मैं ये कह दूं, एक तो ये छोटा वाला तो मैं हूं और ये क्या है? ये ट्रक है। अब मैं गया दौड़ के गया v वेलोसिटी से और ट्रक खड़ा था। ट्रक की वेलोसिटी कितनी है? 0 है। ट्रक खड़ा था, मैं जाकर के उस ट्रक में टकराया, तो क्या करूंगा मैं? उतनी वेलोसिटी से वापस मुझे ट्रक फेंक देगा। तो यानी ये जाकर टकराया, उतनी वेलोसिटी से वापस आ जाएगा। लेकिन तब क्या होगा ये याद रखना है कि ये तो रेस्ट पर है और ये, लेकिन दूसरे केस में क्या होगा? इस बार ट्रक मेरे सामने आएगा। देखो मैं तो खड़ा हूं अपनी जगह रेस्ट पे और ट्रक मेरे सामने आ रहा है, बहुत बड़ा मास है, वो v वेलोसिटी से आ रहा है। अगर ट्रक आ गया ना, मैं ट्रक के पास चला गया तो ज्यादा नुकसान नहीं होगा, जितनी वेलोसिटी से जाऊंगा उतने से ही वापस फेंकेगा। लेकिन अगर ट्रक मेरे सामने आ गया तो इस बार मुझे डबल वेलोसिटी से दूर फेंकेगा। देखो अगर ट्रक आके मेरे से टकराया तो ये डबल वेलोसिटी, ट्रक की जो वेलोसिटी होगी उसकी डबल वेलोसिटी से ये दूर फेंकेगा। लेकिन याद रखना उसके बाद ट्रक की वेलोसिटी कितनी होगी? ट्रक की वेलोसिटी उतनी रहेगी। क्या फर्क पड़ेगा मेरे को टक्कर मारने से ट्रक को? तो ट्रक की वेलोसिटी उतनी रहेगी। जनरली अपन ये मान लेते हैं टक्कर के बाद ट्रक की वेलोसिटी 0 हो जाएगी, नहीं, ट्रक की वेलोसिटी उतनी रहेगी। मैं इतना कोई बाहुबली नहीं हूं कि ट्रक की 0 हो जाएगी। बिल्कुल ये याद रखना ये केस। अब एक लास्ट सिनेरियो बनता है यार बाउंसिंग बॉल के केस का। किसका? बाउंसिंग बॉल का केस। अब मुझे एक बात बताऊं कि मोशन एंड ग्रेविटी में पढ़ा था वेलोसिटी होती है √2gh, लेकिन यहाँ देखो ये सीक्वेंस ऑफ बाउंसिंग देखो कि सबसे पहले मैंने बॉल को उछाला ऐसे, तो जैसे ही मैं बॉल को उछालूंगा तो बॉल नीचे गिरेगी, टक टक टक, ऐसे ही तो होगी, लगातार बॉल गिरती जाएगी, उछलती जाएगी। लेकिन अब यहाँ क्या है? E इज इक्वल्स टू अगर 1 होता, मतलब परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता, तब तो ये एनर्जी का लॉस नहीं होता। लेकिन अब क्या है? E की वैल्यू 1 नहीं है, तो यानी कि यहाँ पर एनर्जी का लॉस होगा, एनर्जी का लॉस होगा। तो जैसे जैसे एनर्जी का लॉस होगा ये हाइट कम होती जाएगी, हाइट भी कम होगी, वेलोसिटी भी कम होगी और टाइम टेकन भी कम होगा। तो मुझे बताओ देखो ये कैसे कम होगा? तो ये इसका एक फॉर्मूला आता है कि जो फाइनल वेलोसिटी होगी nth कोलिजन के बाद, nth कोलिजन के बाद जो वेलोसिटी हो जाएगी वो e की पावर n इंटू जो इनिशियल वेलोसिटी होगी v उसके बराबर हो जाएगी। मतलब जो इनिशियल वेलोसिटी है उसको e की पावर n से मल्टीप्लाई कर देना। n क्या है? नंबर ऑफ कोलिजन।
कि nth कॉलिजन, मान लो तीसरा कॉलिजन के बाद मेरे को वेलोसिटी पूछी है, तो e की पावर 3 इंटू इनिशियल वेलोसिटी v, ठीक है। वही हाइट में क्या होता है, हाइट में हो जाता है h nth इजिकल्स टू e की पावर 2n इंटू h हो जाता है। मतलब वेलोसिटी में तो e की पावर n से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन हाइट में e की पावर 2n से मल्टीप्लाई करना है। टाइम टेकन के अंदर e की पावर n से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट अगर मुझे निकालना है तो 1/1 प्लस e अपॉन 1 माइनस ई कर देना है, ठीक है। और टोटल डिस्टेंस कवर तो आप निकाल ही सकते हो। टोटल डिस्टेंस मतलब कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया, तो जो हाइट होगी इंटू 1 प्लस ई का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ई का स्क्वायर। तो याद रख लेना। देखो ये फॉर्मूले याद करो नीचे वाले तो अच्छी बात है, लेकिन ये दो तो आपको याद होने चाहिए। जनरली क्वेश्चन आता है तो इनसे ही आता है। तो वेलोसिटी कितने गुना हो जाएगी, ई की पावर n टाइम्स ऑफ v, और हाइट कितने गुना हो जाएगी, ई की पावर 2n टाइम्स ऑफ h। दैट्स इट। देखो यार ये होता है ऑब्लिक कोलिजन। ऑब्लिक कोलिजन से वैसे आपका क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन जो क्वेश्चन आता है वो समझा दो, बस उतना ध्यान रख लेना, ज़्यादा इसकी पंचायती मत पढ़ो। ऑब्लिक का मतलब है कि ऑब्लिक तरीके से टकरा रहे हैं। तो मुझे बताओ ये जब टकरा रहे थे तब इनका जो 90 डिग्री के साथ, मतलब जो उसके परपेंडिकुलर के साथ एंगल था थीटा था। अब ये ऐसे टकरा रहे हैं पास मार, इसका ई है। अब ये जैसे टकराए और उसके बाद ये सेपरेट हुए, तब इनका परपेंडिकुलर साथ एंगल है फाई। तो मुझे बताओ थीटा और फाई में कुछ रिलेशन बनाए। अगर मुझे बताओ ई की वैल्यू 1 कर दूं, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, तो ये टकरा के सेम उसी एंगल पे जाएगा, तो यानी ये फाई इक्वल्स टू थीटा हो जाएगा। लेकिन नहीं, अगर नॉर्मल कोलिजन है, ई की वैल्यू 1 नहीं है, सिर्फ ई दे रखी है, हमें कुछ भी दे रखी है, उस केस में क्या होगा, उस केस में अपन निकाल लेते हैं कि जो tan फाई होता है, जो कोलिजन के बाद का जो एंगल होता है, वो tan थीटा जो कोलिजन से पहले का जो एंगल है उसको ई से डिवाइड कर देते हैं। दैट्स इट। अब मुझे बताओ अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, मतलब ई की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई, तो यहां पर tan फाई इक्वल्स टू फाई हो जाएगा, tan फाई इक्वल्स टू tan थीटा हो जाएगा। तो यानी फाई इक्वल्स टू थीटा, यानी कि जो इंसिडेंस एंगल है और रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों बराबर हो जाएगा। कब, जब ई की वैल्यू 1 हो। समझ गए। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, tan थीटा इक्वल्स टू tan फाई इक्वल्स टू tan थीटा अपॉन ई। और अगर ई की वैल्यू 1 है तो जिस स्पीड से टकराया है वैसे दोनों की स्पीड भी वही होगी, वो तो हमने पहले ही देख लिया, लेकिन एंगल भी बराबर होगा। समझ गए, समझ गए साहब। यहां तक अपना पूरा माइंड मैप खत्म। लास्ट तक बने रहे उसके लिए आप लोगों का बहुत 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 आभार, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप एंड तक बने रहे, है ना। आप लोगों को सच में सारे कंसेप्ट एकदम क्लियर हो गए होंगे। एक भी पॉइंट, एक भी थ्योरेटिकल पॉइंट, एक भी फॉर्मूला, एक भी एनसीईआरटी का पॉइंट, एक भी ट्रिक मैंने इसके अंदर नहीं छोड़ी है। अगर ये सारे नोट्स आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम के लिंक है, वहाँ से ज्वाइन कर लो, वहाँ आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे। सुंदर सुंदर नोट्स मैं बना के लाया था, आप लोगों को पता है, ठीक है। इसी तरीके से ये कारवा आगे बढ़ता रहेगा। माइंड मैप से अगर आप पूरा कंप्लीट कर लेते हैं फिजिक्स, आप अच्छे से याद कर लीजिए कंसेप्ट्स को, थ्योरीज को, उसके बाद जा करके PYQs लगा लीजिए, दैट्स इनफ। आपको 120 130 प्लस कोई नहीं रोक सकता। अगर आप फिजिक्स का रिवीजन कर रहे हैं तो आपको पता है कि सारी चीज़ें वापस से आपको रिवाइज करा दी गई है, चीज़ें याद हो गई है। लेकिन अगर आप जीरो से पढ़ रहे हैं तो भी कोई बात नहीं, मैं जीरो से पढ़ा रहा हूँ एकदम अच्छे से, ठीक है। तो बने रहें सीरीज के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पढ़ाने के लिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।